समस्त मंचासीन विद्वज्जनों से मेरा अनुरोध है कि मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आज के व्याख्यान की हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रोफेसर मारुतिनंदन प्रसाद तिवारी जी तथा डॉक्टर ललित मिश्र जी से निवेदन है कि आप मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और इसी बीच मैं वैदिक मंगलाचरण के लिए श्री अंकित मिश्र, जो वेद विभाग में शोध छात्र हैं, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि इस बीच वैदिक मंगलाचरण का भी समापन हो। अंकित मिश्र। हरि ओम तेजोसि शुकरामृतमायुखपायुर्मे पाहि देवस्य यतवा सवितो परसवेश्विनोर्वा उभयां पूषणो हस्ताभ्यामाददे हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। हमारे बीच में भारतीय ज्ञान परंपरा, कला और संस्कृत के बहुत गंभीर अध्येता और टैगोर फेलो प्रोफेसर मारुतिनंदन प्रसाद तिवारी जी उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्रम से स्वागत के लिए मैं वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी से निवेदन कर रहा हूं कि सर का माला, पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्रम से स्वागत करें। मंचासीन अतिथियों का ये व्याख्यान में एक तरह से कंटिन्यूएशन है, किंतु मैं डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी जी से निवेदन कर रहा हूं कि सर आप आएं और आज के व्याख्यान कर्ता डॉक्टर ललित मिश्र जी का स्वागत करें। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी हैं। मैं डॉक्टर अभय कुमार जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप आएं और प्रोफेसर त्रिपाठी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और वाचिक स्वागत के लिए मैं प्रोफेसर त्रिपाठी को यहाँ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि सर आप आएं और सभागार में उपस्थित समस्त विद्वज्जन का स्वागत करें। प्रोफेसर त्रिपाठी। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। वैदिक दृष्टि में काल गणना वैज्ञानिक विमर्श विषयक आज इस विशिष्ट व्याख्यान माला सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रसिद्ध
कला एवं इतिहासविद आदरणीय प्रोफेसर मारुति नंदन प्रसाद तिवारी जी, इस कार्यक्रम के इस सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर ललित मिश्र जी, जो संस्थापक अध्यक्ष हैं इंडोलॉजी फाउंडेशन दिल्ली, तथा इस कार्यक्रम के संयोजन और सत्र संचालन कर रहे हमारे इस केंद्र से भी जुड़े हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के आचार्य डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी, रसायन विज्ञान के प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे जी, डॉक्टर विजय जी और जितने भी यहाँ पर प्रतिभागी गण, सबका मैं समवेत रूप से अभिनंदन करता हूँ। कल इसी तरह व्याख्यान वैदिक वाङ्मय में लेखन परंपरा और बहुत सुंदर ढंग से रोचक और वैज्ञानिक और तथ्यात्मक व्याख्यान आचार्य ललित मिश्र जी ने दिया, जो एक शोध की दृष्टि मैंने तो देखा और अपने कुछ अध्येताओं से निवेदन भी किया कि आप इस पर 2-3 प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। 2-3 प्रोजेक्ट की दृष्टि आपके व्याख्यान से इस सेंटर को प्राप्त हो सकती है, ऐसा मेरा अपना चिंतन है। आज जो वैदिक दृष्टि में काल गणना, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। काल की गणना और उसके वैज्ञानिक विमर्श, इस विषय पर जो है हमारे मुख्य वक्ता बोलेंगे। चूँकि समय अतिक्रांत हो गया है, समय थोड़ा विलंब हो गया और हमारे अध्यक्ष जी को एक विशेष कार्यवश जाना होगा, तो इस क्रम में हम पहले अध्यक्ष महोदय का ही व्याख्यान हमें सुनने को प्राप्त होगा। मैं अपने इस विषय पर मैं भी कुछ प्रकाश डाल सकता हूँ, लेकिन समय अभाव होने के नाते हम सबको जिसको सुनना है हम उसको ही सुने। इस क्रम में मैं समय ज़्यादा व्यतीत न करते हुए समवेत रूप से सबका अभिनंदन, वंदन। जयतु संस्कृति, जयतु महामना। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए प्रोफेसर मारुति नंदन प्रसाद तिवारी जी को बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि सर आप आएं, और हम साथ में क्षमा प्रार्थी भी हम लोग की किन्हीं ऐसे वजह से ये प्रोग्राम थोड़ा सा आज लेट हो गया। तो इसी के साथ सर आपसे निवेदन है कि हम लोगों को आशीर्वचन भी दें और अपनी बात भी। सभी उपस्थित मित्रों को, मंच पर आसीन विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। मैं आभारी हूँ प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी का कि उन्होंने मुझे याद किया और ऐसे विषय के लिए याद किया, अध्यक्षता के लिए, जिसके लिए मैं मानता हूँ कि मैं अज्ञानी पुरुष हूँ। वैसे ये सबसे बड़ा सत्य है कि अगर आप अपने आप को अज्ञानी मानते रहें तो आप ज्ञान की निरंतरता में सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते चले जाएंगे। तो यह विनय की एक प्रकार से पराकाष्ठा है। आप सबके लिए ये बात जीवन में सीखने की है। वक्ता डॉक्टर ललित मिश्र जी, मैं पूरा सुनना चाहता था, लेकिन 5:30 बजे मुझे निश्चित रूप से उठ जाना है क्योंकि 6 बजे कहीं पहुंचना है और कुछ कारणों से मिश्र जी को थोड़ा विलंब हुआ। डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी और सभागार में उपस्थित मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण विषय है वैदिक वाङ्मय में लेखन परंपरा और वैदिक दृष्टि में काल गणना, वैज्ञानिक विमर्श। हम लोग
विज्ञान को विज्ञान के अर्थों में प्रिसाइजली अगर आप आज ले रहे हैं तो एक वो अलग दृष्टि होगी। नहीं तो हमारा जो सारा अध्ययन इतिहास और संस्कृति और परंपरा का रहा है उसमें दृष्टि वैज्ञानिक ही थी, क्योंकि वैज्ञानिक माने ये नहीं कि साइंटिफिक कैलकुलेशन। वैज्ञानिक दृष्टि मतलब यह है कि आपकी जो मेथोडोलॉजी होगी उसमें आप तथ्य और उसमें होने वाले परिवर्तन और विकास को एक क्रमिक दृष्टि से देखते जाएंगे और निष्कर्ष अपने आप निकलता चला जाएगा। आपकी दृष्टि निष्पक्ष अगर है और काल के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रमाण के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वही वैज्ञानिक दृष्टि है। लेकिन अब आज विज्ञान में यह है कि और कैलकुलेशन, जैसे अब आर्कियोलॉजी में कहते हैं कासी कार्बन डेटिंग, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, बहुत सारे और मेथड्स हैं, तो उसकी बात आप करेंगे। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं कल की बात को भी पूरा करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि आज का प्रिसाइज विषय क्या है। कि लिखना आदमी ने कब से शुरू किया, ज्ञान का की जो श्रुति परंपरा रही है, श्रुत परंपरा रही है, वेद को श्रुति कहते भी हैं, उसमें ज्ञान निरंतरता में बढ़ता है, लेकिन कहीं न कहीं वो सीमित होता है। व्यक्ति से व्यक्ति होता है, व्यक्ति से 4 व्यक्ति होगा, 50 व्यक्ति होगा, लेकिन जब तक लिखित नहीं होगा। अशोक ने जब अभिलेख लिखवा दिया तो उसको हजारों लोगों ने पढ़ा। वो सारनाथ में भी लिखा दिया, लुम्बिनी में भी लिखा दिया, जूनागढ़ में भी लिखवा दिया, तो वो अधिक लोगों तक। और जब अखबार में आज आप पढ़ते मीडिया है तो पूरे ग्लोबल खट से आपका सर्कुलेशन हो जाता है। तो इसलिए राइटिंग एक एसेंशियल पार्ट है किसी भी सिविलाइजेशन के विकास का। तो यह प्रश्न निश्चित रूप से उठता है कि हम कब से लिखना हमने जाना। और एक और बात बड़ी मूल मैं कहूंगा, क्योंकि अब हम जब वैदिक परंपरा में सीधे कोई बात करते हैं तो आज एक नया एक्सप्रेशन आ चुका है और स्वीकृत शब्द आ चुका है, वो है सिंधु सरस्वती संस्कृति। सरस्वती संस्कृति वैदिक संस्कृति को समाहित करता है और सिंधु संस्कृति इंडस वैली को। यह पूर्वापर क्रम नहीं हुआ कि इंडस वैली पहले था, वेद बाद में आए। इनमें ओवरलैपिंग है। और जब हम सिंधु सरस्वती संस्कृति का अब साथ साथ अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि केवल वैदिक का आइसोलेशन में अगर हम करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे निष्कर्ष पर कभी न कभी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्योंकि इंडस वैली एक ऐसी संस्कृति थी जो लिपि से परिचित थी, लिखन लेखन से परिचित थी, पिक्टोग्राफिक उनकी स्क्रिप्ट थी, जिसको कहा जाए चित्राक्षर के माध्यम से वो लिखते थे। बहुत प्रयास हुआ, बहुत लोगों ने कोशिश की, आज तक उसे अंतिम रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। और वह दिन भारतीय इतिहास में एक बहुत परिवर्तन और क्रांति का दिन होगा, जिस दिन अंतिम रूप से डिसाइफर हो जाएगा इंडस स्क्रिप्ट। वैसे ही जैसे जब अशोक की लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिया तो अशोक का पूरा व्यक्तित्व, पूरा इतिहास, मौर्य काल और अशोक ही नहीं, उसके बाद का सारा इतिहास जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, लिखित, मैंने कहा ना, लिखित साक्ष्य की प्रामाणिकता श्रुत परंपरा से आने वाले संदर्भों से कहीं अधिक होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट एविडेंस होता है, स्पष्ट होता है, और उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। एज इट इज इट कम्स टू अस। 100 साल बाद, 1000 साल बाद अशोक का अभिलेख अशोक के समय का ही है। वेदों में, महाभारत में बराबर ये होता है कि भाई वस्तुतः लिखा कब गया इसे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सिंधु सरस्वती संस्कृति की बात करते हैं
इंडस वैली और वैदिक संस्कृति को साथ साथ ओवरलैप करता हुआ, और ओवरलैप है, मैंने अध्ययन किया है। अगर उसमें बात रचना मुनियों की चर्चा है, मैंने जैन संदर्भ में अध्ययन किया है, शिष्ण देवों की चर्चा है, तो वो शिष्ण देव की आकृतियां इंडस वैली से मिलती हैं, वातृष्णा मुनियों की आकृतियां वहां से मिलती हैं, रुद्र की चर्चा है, इंद्र की चर्चा है। तो कहीं ना कहीं उन संदर्भों को जो वेदों में आते हैं वो इंडस वैली में उसके प्रमाण हमको मिलते हैं, लेकिन अभी उसका पूरा कोहेरेंस नहीं बन पाया है, क्योंकि ये कुछ वर्ष पहले ही ये धारणा हुई कि अब दोनों को अलग करके न देखा जाए, दोनों को साथ साथ देखा जाए। और मैं समझता हूं कि साथ साथ देखने पर आपके जो लेखन कला के प्रारंभ की दृष्टि है, हम कैसे कह सकते हैं कि वेदों के समय से प्रारंभ हुआ, और वेद और इंडस वैली अगर समानांतर थे तो फिर वो दोनों साथ साथ थे। इंडस वैली में तो लेखन कला थी ही थी, लिपि थी ही, हम कैसे उसको स्वीकार करें। और उसके बाद एक गैप है, फिर अशोक के समय से मिलता है। तो इस दृष्टि से एक नए ढंग से सोचने की जरूरत है। जब हम सिंधु सरस्वती संस्कृति कहते हैं तो हम दोनों संस्कृतियों को साथ रखकर उनमें मिलने वाले समान तत्वों और क्षेत्रीय स्तर पर जो अंतर है वो क्षेत्रीय स्तर के अंतर होते हैं। भाई जौनपुर और गाजीपुर के लोगों में बोलने में, खाने में अंतर होता है, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में अंतर होता है। तो इंडस वैली और वैदिक के जो ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस थे, क्षेत्र थे, उसमें अंतर होगा, वो क्षेत्रीय। तो समानांतर नहीं। आज अमेरिका आज है और इंडिया भी आज है, दोनों में बहुत अंतर है, तो लेकिन एक ही समय के हैं। तो उस दृष्टि से भी विचार करने की जरूरत है। और दूसरा, वैदिक संदर्भ को जब हम देखते हैं तो हमें अन्य संदर्भों को भी देखना होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैन संदर्भ है, आदि पुराण जैनों का एक बहुत पुराना ग्रंथ है, और उसके पहले भी कई जैन ग्रंथों में उनके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ की चर्चा आती है, और आता है कि ऋषभनाथ ने या आदिनाथ, ही इज द फर्स्ट, देयरफॉर ही इज कॉल्ड आदि। तो आदिनाथ ने असी मसी कृषि की शुरुआत की। मसी यानी लेखन कला। और यह केवल कोइंसिडेंस था या इट हैज सम हिस्टोरिकल वैल्यू कि उनके एक पुत्री का नाम था ब्राह्मी, एंड ब्राह्मी हैपेंस टू बी the name by which we know the earliest Indian script, Ashokan लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो अब इनको भी, क्योंकि अब हमको we must take a holistic perspective, टोटलिटी में हमको देखना होगा। और होलिस्टिक में जैसे सिंधु सरस्वती आप रखेंगे, वैसे ही वैदिक काल की बात करते समय वैदिक काल के समानांतर जो अन्य संस्कृतियां थी, क्योंकि ऋषभदेव और शिव में बहुत समानता है। वो भी पशुपतिनाथ है, शिव के साथ भी वृषभ है, तीर्थंकर के साथ भी आदिनाथ के साथ भी वृषभ है, उनके साथ भी नंदी है, यहां भी नंदी चिन्ह है या लांछन जिससे पहचानते हैं। दोनों के साथ जटाएं हैं, दोनों कैलाश पर्वत से संबंधित हैं। यानी क्या हुआ कि हमारा एक ही स्रोत का दो अलग अलग स्रोतों या शाखाओं में प्रवाह, एक श्रवण परंपरा बन जाती है और एक शैव परंपरा में चले जाते हैं, वो शिव हो जाते हैं या ऋषभ हो जाते हैं। तो यह हुआ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो इस होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो उस ऐसी तमाम समस्याओं के निर्धारण में आपको अधिक सुविधा भी होगी और उसकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता भी, ऑथेंटिसिटी भी और एक्सेप्टेबिलिटी भी अधिक होगी किसी एक स्रोत को लेकर के इसी काल में। और दूसरा,
जो स्रोत हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके टाइम को जरूर हमको कहीं न कहीं इंडिकेट करना होगा। तो टाइम जब हम इंडिकेट करेंगे तो चाहे आप लेखन कला की बात करें या काल गणना, काल गणना तो हमारे यहाँ बहुत पुराना है। और अंतर आपको बता दूं कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो यूनिलिनियर है, 1 2 3 4 5 6 7। 2021 के बाद 22 आया, 2022 के बाद 2023 आएगा। और हमारा क्या है, सर्किल में है, चक्र में है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये यानी वो निरंतरता में टाइम is perennial, its movement, and it is the time which controls everything. It is the time which makes us think, which makes us do anything. So समय से बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन अब जो मैंने कहा, यह एक प्रश्न मेरा अज्ञानी का प्रश्न है कि क्या वेदों में काल गणना का जो ये बेसिस है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों का उल्लेख है, होता है क्या? अगर होता है पूरी तरह से ऋग्वेद में, त्रेता का तो आया है, तो चारों का अगर नहीं हुआ है तो हमें विचार करना होगा कि फिर ये काल गणना जब हम शुरू करेंगे तो ये टाइम तो सतयुग, त्रेता, द्वापर ही पहले, उसका ब्रॉड फ्रेम तो यही बनेगा। तो पहले तो हमारा ब्रॉड फ्रेम ही किसी चीज का बनता है, तब उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। तो ब्रॉड फ्रेम अगर बन रहा है तब उसकी काल गणना की प्रक्रिया और प्रिसाइज वे में होती चली जाएगी। तो हमें भी यह भी देखना होगा कि कहां से इन चीजों का संदर्भ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, इंटरैक्टिव पर्सपेक्टिव, और यह मानना चाहिए कि हमारे यहाँ शेयरिंग हुई है। हम उस शेयरिंग को ये न माने कि एक्सक्लूसिव नहीं, आवर स्टडी शुड बी होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव, जिसमें सब चीजों को जोड़ा गया, सब चीजों को लिया गया, और तब एक मुकम्मल चीज बनती है, तब एक मुकम्मल संस्कृति बनती है वैदिक संस्कृति में। तो वैदिक संस्कृति एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव संस्कृति रही है, जिसमें निश्चित रूप से काल गणना का क्या स्वरूप था इसकी चर्चा ललित जी करेंगे, कर चुके हैं और आज करेंगे, और लेखन की क्या परंपरा थी इसकी चर्चा ये कल कर चुके हैं। मैं संक्षेप में अपनी बात इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर से यह भी मैं निवेदन करूंगा कि जितने देर संभव हो सके हम लोगों के बीच में आप उपस्थित रहें, और जब आपके जाने का मतलब अपरिहार्य जब हो जाएगा तो सर आप हम लोगों को आप आशीर्वचन दे करके जाएंगे। अब व्याख्यान के लिए मैं डॉक्टर ललित मिश्र जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि सर आए आप और आज का व्याख्यान प्रस्तुत करें। अपने इस वैदिक विज्ञान केंद्र ने मुझे जिस तरह का अवसर दिया है उस अवसर के लिए मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी लेखन पर, उसके अगले क्रम में आज काल गणना पर हमें चर्चा करनी है। किंतु काल गणना की चर्चा के दरमियान काल विलंब हो गया, उसके लिए पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि कल बहुत लंबा समय लग गया और फिर दूसरे कार्य थे तो कुछ समय रात्रि का वहां गया, फिर ये दूसरी प्राथमिकता बन गई। मौखिक शायद मुझे कहना पड़ता है, पर मैंने कहा कि चलो पीपीटीज बनाते हैं तो कुछ दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम हो जाए, क्योंकि काल की भारतीय गणना और काल का सम्मान हमें करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने हमें जो समझाया, प्रश्न जो रखे, वो इतिहास के निर्माण के प्रश्न हैं। वो प्रश्न कम से कम 100 वर्षों से भारत के सामने खड़े हैं। जब से इंडस वैली या हड़प्पा की खुदाई में हमें एक संस्कृति मिली जिसे
हम आज तक अपना नहीं सके हैं। अपने क्षेत्र पे, हमारे भौगोलिक क्षेत्र में एक संस्कृति प्राप्त हुई और वो आज तक हमारी अपनी बनी नहीं है, तो वो समस्या अभी बनी हुई है और हम लोग समस्याओं का उत्तर खोजते हैं। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि सही प्रश्न पहले निर्मित करने चाहिए और जो गलत प्रश्न हैं उनको फिल्टर आउट, रिजेक्ट कर देना चाहिए। सही प्रश्नों के सही उत्तर देंगे तो नया नरेटिव, सही नरेटिव निर्मित हो जाएगा। कालगणना के संदर्भ में मैं आपका ध्यान छोटी छोटी बातों की तरफ पहले आकर्षित करना चाहूंगा, इन भूमिकाओं से अलग, कि कालगणना के छोटे अवयव क्या है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिन, जो प्रत्यक्ष है, सूर्य उगता है और फिर अस्त होता है, उदय काल है और अस्त काल है। किंतु आपको मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष होता है, और जब जिस दिन मैंने पहले अनुभव किया था उस दिन मुझे वो हर्ष हुआ था, और गौरव वही मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूं कि दिन, दिवस, ये पूरे विश्व में इंडो यूरोपियन जो क्लास होती है, ये शब्द कहीं और नहीं बने। जो इंग्लिश का डे है, डे, दिन का पर्याय, यदि आप यूरोप की कल्चर को पढ़ें, जितना प्रकाशित साहित्य है और उनका इतिहास देखें, तो डे का अर्थ दिन नहीं होता था, ईयर का अर्थ ईयर नहीं होता था। तो आप समझ सकते हैं कि वहां की क्या कालगणना रही होगी। डे नेवर मींट डे, ईयर नेवर मींट डे, सीजन होता था ईयर का अर्थ। फिर बाद में बहुत समय के बाद उन्होंने समझा कि ईयर वर्ष होगा। और ये कब हुआ? ईसा की अर्ली सेंचुरीज में, दूसरी या तीसरी शताब्दी, जब रोमन्स डेवलप किए, उस समय पर उन्हें ईयर, वर्ष की माप और वर्ष का आभास हुआ। और भारतीय संस्कृति, ऋग्वेद और उसके शायद पहले भी, क्योंकि ऋग्वेदों का संकलन हुआ कभी ना कभी, उसके पहले से हम संवत्सर कहते चले आए हैं। तो प्रश्न, हमने अपने ऊपर इतने प्रश्न उठा लिए हैं कि अब उन प्रश्नों के दबाव में जी रहे हैं। हमें संशय होता है और हम कई स्रोतों से अपनी बातों को सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए कल मैंने आपसे और एक निवेदन किया था कि प्रति प्रश्न करिए। हर प्रश्न का उत्तर देने की, डिफेंड करने की या खोजने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रश्नों को आप प्रति प्रश्न पर खत्म कीजिए, क्योंकि हम एक आजाद देश हैं। अब हमारी संस्कृति आजाद है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने एक बात कहा, उसी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इंडस वैली के बारे में बात की उन्होंने कि वहाँ की संस्कृति हमारी वैदिक संस्कृति से मिलती है। इतनी मिलती है कि जो सरस्वती के किनारे के शहर हैं और सिंधु के किनारे शहर हैं, उनका उल्लेख ऋग्वेद में है। हमारे पुर और हमारे तीर्थ, खास तौर पे सिंधु नदी के किनारे तीर्थों का जिक्र ऋग्वेद में कई बार आया है। और मुझे हमारे इतिहासकारों ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, इस पर थोड़ा हमें दुख होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हर समय का एक शुरुआती बिंदु होता है। यदि हमारे तीर्थ इंडस वैली के ऋग्वेदिक तीर्थ, और ऋग्वेदिक आर्यों की परिभाषा क्या है कि वो नोमैडिक थे, बंजारे थे, सेमी नोमैडिक थे, जो कि गांव भी नहीं बसाते थे। लेकिन उनके ग्रंथ में कह रहे हैं कि हमने तीर्थ बसाए हैं सिंधु के किनारे। आप सिंधु तीरे ऋग्वेद के जो इंडेक्स है उसमें खोजिएगा, सर्च करिएगा, आपको बहुत रेफरेंसेस मिलेंगे और उसी से पता लगेगा कि इतिहास की दृष्टि में हमारे भारत में कितनी गंभीरता रही है अपनी जड़ों को खोजने की। तो इसके बाद हम आते हैं कालगणना पर। तो स्टार जो शब्द है, जी नहीं, जी जी नहीं, मेरी बात से इसका प्रिंट हम लोग रखेंगे सब और शेयर करेंगे, और आई विल रिक्वेस्ट योर ओपिनियन। जी ओके। हाँ, तो सर को सुनाने जो स्टार है, यदि आप इंग्लिश की इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी पढ़ें तो स्टार शब्द की ओरिजिन अज्ञात है। अभी गूगल में करिए, आपका मोबाइल है,
स्टार, ओरिजिन ऑफ स्टार इज अननोन। इटमोलॉजिस्ट लिख देते हैं कि इट इज ऑफ अननोन ओरिजिन। और स्टार संस्कृत, वैदिक संस्कृत से निकला हुआ शब्द है स्त्री, स्त्री, क्योंकि जब ऊपर में तारा चमकता है, वो स्टार का ही तारा उर्दू में हुआ है, तो जब ऊपर में चमकता है तो उसकी चमक अलग अलग लहरों में स्तरों से आती हुई दिखती है, इसलिए हम लोगों ने कहा था उसे स्त्री, है ना। जो ग्रह हैं उनकी चमक में वो अलग अलग स्तरीकरण या लहर नहीं होती है, स्थिर प्रकार की प्रतिबिंब है, तो दोनों में अंतर है। तो जब उन्होंने देखा तारों को तो जो नाम दिया, वही शब्द यहां से यूरोप की तरफ बढ़ गए। तो काल गणना हम यहाँ से छोटी छोटी बातों से करेंगे और फिर हम आएंगे महान गणनाओं की तरफ, युगों की तरफ अंत में, क्योंकि मैं इस कंसेप्ट को केवल फिलॉसफिकल नहीं करना चाहता था। पर कल हमारी चर्चा हो रही थी तो उसमें फिलॉसफिकल दर्शन शास्त्रीय पहलू थे, तो दर्शन शास्त्रीय पहलुओं का हमने सोचा कि थोड़ा उसका ऐतिहासिककरण किया जाए। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने ऋषियों को ऐसे याद करें कि जैसे आज के नेताओं को याद करते हैं। आप गांधी को जानते हैं, नेहरू को जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं, महामना को जानते हैं। ऐसे ही आप ऋषियों को जाने और उनके कंट्रीब्यूशन के साथ में जाने। इसी जब मुझे त्रिपाठी जी ने बुलाया तो मेरा उद्देश्य यही था कि जाके हम यही बात करेंगे, साधारण सी बात, क्योंकि हमें सोल्यूशन निकालने हैं। और सोल्यूशन कहाँ से निकलेंगे? हम बहुत बड़ी भव्य इमारत खड़ी कर लेंगे तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? हमें छोटी ईंट, नींव की ईंट, एक ब्रिक निकालनी है और ब्रिक को स्टडी करना है, उसके बाद फिर इमारत हम बनाते चले जाएंगे। तो ये अप्रोच करनी है हमें, डीकंस्ट्रक्ट टू रिकंस्ट्रक्ट। तो थोड़ा सा हम जो है अपनी फिलॉसफी पर, दर्शन पर बात करें। कल दर्शन पर बात हो रही थी, तभी मेरे मन में था कि एक भारतीय दर्शन की जो उच्च अवस्था प्राप्त हुई है काल के संदर्भ में, वो मैं आपके साथ में साझा करूं। उसी में मुझे समय लग गया, क्योंकि इनका हिंदी अनुवाद नहीं था और मैं करना था रात में, तो थोड़ा समय लग गया। ये भृगु के मंत्र हैं जो आप देख रहे हैं, ये भृगु के मंत्र हैं जो अथर्ववेद के 19वें अध्याय के 53 सूक्त में आपको मिलेंगे। 10 मंत्र हैं, 10 में से मैंने 4 उठाए हैं, 5 शायद, और इनको आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखिए, है ना। जब, और तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, जब वर्ष का माप ज्ञात नहीं था, जब दिन का, डे का अर्थ वो हीट करते थे कि हमें कितनी गर्मी लग रही है, वो डे था यूरोप में, है ना। आप गूगल स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, मुझे आगे समझाने की जरूरत नहीं, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सर्च जरूर करें, तभी आप कंपैरेटिव आप पाएंगे कि हम अभी भी कहाँ हैं। तो ये 53वें सूक्त के मंत्र हैं। कालो वशो वहति सप्तरश्मि शस्त्राक्षरो अजरो भूरि। आप मंत्र देख लें, मैं पूरा क्या पढ़ूं। इसमें कहते हैं, इसमें कुछ बात है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक दर्शन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, कि समय वहन करता है एक अश्व की तरह जिसकी 7 रश्मियां हैं, सप्तरश्मि। तो रश्मि का अर्थ क्या? यदि हम 7 किरण करें तो हमें, जब भी भृगु ऋषि रहे होंगे तब से हमें कि प्रकाश के 7 रंगों का पता था। तो पता ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि ये फिजिकल नॉलेज है। हमारे पास में इसके लिए मैग्नीफाइंग लेंस होना चाहिए था, तो हमारे पास ग्लास प्रोडक्शन का नॉलेज होना चाहिए था, तब तो हम 7 रंग की किरणों को प्रिज्म बनाकर या किसी तरह से हम अलग करेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट है। आर्कियोलॉजी बताती है कि हमें इंडस वैली के टाइम से हमारे पास ग्लास प्रोडक्शन था। मैंने डॉक्टर वीना से रिक्वेस्ट की हुई है कि इसमें ग्लास पर जो है ना, और लिटरेचर, क्योंकि यहाँ कोपिया है आपके बगल में एक गाँव, एक छोटा सा, ये ऑल ओवर इंडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी कोपिया में, और आज भी वहाँ जाएंगे तो गली गली में पुराने जमाने के कांच, हरे नीले सतरंगे कांच वहाँ आपको मिल जाएंगे। रिपोर्ट जो जनरल न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स है उसमें भी ऐसा है कोपिया में। तो हमारे पास ग्लास की इंडस्ट्री थी, उसका परिणाम सामने है सप्तरश्मि। तो आप हम अपने ग्रंथों को, जैसा कि प्रोफेसर मारुति नंदन त्रिपाठी जी ने हमें समझाया है, कि हम उसको आर्कियोलॉजी से कनेक्ट करके पढ़ते चलें, तो हमारा अध्यात्म और दर्शन भी ग्राउंडेड जमीन पर रहेगा। और इसमें भृगु ने कहा है कि जमीन पर रहो, वो भी मंत्र है। उन्होंने पृथ्वी के सापेक्ष
समय गणना, पृथ्वी के सापेक्ष समय की अवधारणा करने का इशारा किया है और हमें उनकी परंपरा को मानना है। ये पहला मन था, इसलिए सप्त रश्मियां मैं कहना चाह रहा था। और पहला मन था। दूसरा देखिए, इसमें दो शब्द है दूसरी लाइन में, तमारोहंति कवयो विपश्चिन्तश्च, है ना। दो शब्द हैं, कवि और विपश्चित, दोनों को उन्होंने कहा है। प्रेरणा से कवि और विपश्चित ऊपर उठते हैं। इस समय कवि, समय तो ब्रह्म हो गया, लेकिन उस ब्रह्म की कृपा से आरोहण करते हैं। कौन? समय पर आरोहण करते हैं, ब्रह्म पर हम आगे बढ़ जाते हैं, चढ़ जाते हैं। मतलब एक साधारण लैंग्वेज में कहें, ब्रह्म की हम उपासना तो करेंगे पर ब्रह्म पर हम आरोहण भी करेंगे ब्रह्म की कृपा से। तो उसमें कवि और विपश्चित दो शब्द हैं, एक कवि है और एक विपश्चित है। तो जिसका वाइड आउटलुक है, व्यापक चिंतन है, विपश्चित है। और कवि जो एक्सट्रीम व्यू रखता है वो कवि है। कवि जो क्रांत है, मतलब यदि एक जैसे सपोज ये प्रकाश है तो प्रकाश कुछ दूरी तक जा रहा है, उसके बाद नहीं दिखता, तो उसकी जो क्रांत लिमिट है, जहां से इस प्रकाश की दृश्य सीमा समाप्त होती है, उस सीमा तक की स्थिति पर जाकर जो क्रिटिकल एनालिसिस करता है वो कवि है, निरुक्त के हिसाब से। तो मुझे इसको समझने में बहुत समय लगा कि कवि को हम पोएट माने तो दिक्कत हो जाती है कि फिर तो जितने जगह कवि ऋग्वेद में लिखे गए हैं उनका अर्थ नहीं निकल पाता, ये सब पोएट हो जाते हैं। और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है सारी जगह पोएट है, क्योंकि कवि का अर्थ पोएट ही हम निकालते हैं, है ना, मूल में नहीं थे। क्योंकि जब ज्ञान का विकास हो रहा था, उठ रहा था, तब हर चीज को जानने की जिज्ञासा थी। जिज्ञासा से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो उन जिज्ञासाओं की क्रिटिकल लिमिट तक जिन लोगों ने काम किया वो कवि हुए, और जिनका व्यापक दृष्टिकोण रहा कि वो ज्ञान तो मिला, ज्ञान कृपाण की धारा है ना, उस ज्ञान को सबको हमें समाहित करना है, सबके साथ शेयर कर लेना, व्यापक बनाना है, ताकि वो ज्ञान सबका हो जाए। और उसके व्यापक आयामों पर चिंतन करना है कि वो एक पॉइंटेड ना रहे, सिर्फ छुरे की धार ना रहे, वो व्यापक हो जाए। तो वो विपश्चित थे। तो कवि और विपश्चित जब दो तरह के लोग मिलेंगे तब जो है ये काल गणना के यथार्थ को या किसी भी विज्ञान के यथार्थ को हम समझ पाएंगे। इसलिए उन्होंने, भृगु ने क्या किया, दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया। भृगु कवि भी हैं ना, शुक्र ज्योतिष से संबंधित है इसे, तो जहां शुक्र ग्रह अच्छा होता है, भृगु वो लोग कवि बन जाते हैं, उनमें से लोग सौंदर्य के कवि, रसिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर दूसरा मन साधारण है, सप्त चक्र से चलाते हैं इसकी। हाँ, इसमें महत्वपूर्ण है कि इसकी नाभियां अमर हैं, अमृत है ना। तो अमृत की अवधारणा भी यूरोप में आई नहीं। 4वीं शताब्दी के बाद अमृत का कंसेप्ट डेवलप हुआ है। तो एक एक शब्द में आप यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो एक एक शब्द में आप यूरोप की जो गरिमा है या यूरोप का जो डोमिनेंस है, एक एक शब्द में आप क्रश करते चलेंगे। इसलिए हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है ना। आप देखिए यूरोपियन फिलॉसफी, ग्रीस की फिलॉसफी देख लीजिए, उसमें इमॉर्टैलिटी बहुत लेट अपीयर होती है, दैट इज हियर। और सबकी उसकी प्रेरणा से, कि काल की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। ये भृगु का विचार है। तो भृगु के पहले कितना श्रम किया गया होगा। जब भृगु ने कहा, उसके पहले का जो विचारों का जो अवगाहन काल है, कैचमेंट एरिया है, जो कैचमेंट स्पेस है, वो कितना बृहद रहा होगा। हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। इस बात इसमें पूर्ण कुंभ की चर्चा है कि इसी काल पर एक पूर्ण कुंभ है, और ये हमारी संस्कृति को बताता है काल पर एक पूर्ण कुंभ। ये भृगु की कल्पना है कि काल पर एक पूर्ण कुंभ स्थित है। वो कहते हैं कि ये पूर्ण कुंभ की भांति यह विश्व रखा हुआ है, जिसके विभिन्न पहलुओं को विश्वाभुवनानि प्रत्यंकाल तमहु, जिसके विभिन्न पहलुओं को हम देखते हैं, निश्चित कर रहे हैं कि हम एक पक्ष नहीं देख रहे हैं, हम मल्टीपल एस्पेक्ट्स देख रहे हैं। समय के कालगणना के समय के प्रवाह के विभिन्न पक्षों को हम देख रहे हैं। भृगु कहते हैं, गारंटी दे रहे हैं, अश्योरेंस दे रहे हैं वो कि मैं ऐसा कर रहा हूं। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि ऋषियों में इतना डिटर्मिनेशन था और वो हर चीज के मल्टीपल एस्पेक्ट से परिचित थे।
उसको समझना चाहते थे, वही उन्होंने लिखा हुआ है। तो जब कभी आपको ऐसा लगे कि वेस्टर्न या लेफ्ट ईस्ट और व्हाटएवर कोई भी हो आपको कभी डोमिनेट कर रहे हो, कि आप मल्टीप्लिसिटी नहीं रखते, मल्टीपल एटीट्यूड नहीं रखते, बहुआयामी दृष्टिकोण नहीं रखते, तो आप कोट कर दीजिए भृगु को कि जिन्होंने बहुआयामी देखा और लिखा और गारंटी भी दी कि मैं देखता हूं। हम निश्चित देखते हैं, अपने आप को कहा कि मैं तो निश्चित ही देखता हूं। पिता पुत्र की हमारी कल्पना है कि जो ब्रह्म है वही पिता होकर के विश्व के रूप में विकसित हुआ और वही पुत्र भी है उसी विश्व का। तो जो निर्गुण ब्रह्म से साकार ब्रह्म है, यदि मैं कहूं तो दोनों में अंतर नहीं है। निर्गुण से साकार और फिर साकार से ही निर्गुण हो जाएगा, यही हमारी कल्पना है। इतने में ही हमारे सृजन और प्रलय का कंसेप्ट आता है। भृगु ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, ये है ना। तो जो विस्तार है वही एक दिन निर्गुण में हो जाएगा, वही पिता वही पुत्र। और इसमें समय नहीं था मेरे पास और ज्यादा इसमें आपको मटेरियल उपलब्ध कराने का, नहीं तो विश्व के निर्माण के क्रम में ऋग्वेद में मंत्र है, वो अदिति से दक्ष और दक्ष से अदिति, अग्नि से दूसरी अग्नि, इस तरह के स्टेप्स बताए हैं ऋग्वेद में। यदि आप बिग बैंग पढ़ेंगे तो उसमें अग्नि का जो उदय होता है, जो जन्म होता है, वो 2 स्टेज पे होता है। पहले एक लो टेम्परेचर कुछ सेकंड्स के बाद में, थोड़े समय के बाद में फिर वो डिफरेंट वे ऑफ एक ग्लो होता है, कॉस्मिक ग्लो हम जिसे कहते हैं, जो अभी भी सुना जाता है, एक है। फिर और दूसरे तरह का एक डिफरेंट ग्लो होता है। तो अग्नि से अग्नि जो ऋग्वेद में कहता है, यदि हम किसी और समय पर मिलेगा तो उसको हम लोग उसकी व्याख्या करेंगे। थोड़ा सोचना पड़ा पर बाद में समझ में आया कि ये अग्नि से अग्नि कैसे, दक्ष से अदिति और अदिति से दक्ष कैसे हो रहा है। प्रकृति से ब्रह्म, ब्रह्म से प्रकृति, और अभी विश्व बनना बाकी है। तो उस सबको समझा जा सकता है, लेकिन थोड़ा समय चाहिए, बाद में देखेंगे, इसे हम अपने विषय पर आएंगे। फिर इसी इच्छा से, मैंने इच्छा का गलत लिख दिया था जल्दीबाजी में, तेनसी तम तेन जातम कालो ब्रह्म भूत्वा विभर्तिम। ये जो परमेष्ठी हैं, ये कह रहे हैं कि अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग परमेष्ठी हो सकते हैं। बहुत विशाल कल्पना है बहुलता की। वो सभी हम एक ही सौर मंडल, अभी जितनी भी हमारी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है, हम सोलर सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाए। वी एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट इज इन द अदर सोलर सिस्टम्स। पर हमारे ऋषियों को आभास था कि ऐसे और भी होंगे, तो उन्होंने कहा कि हर सोलर सिस्टम में या हर जगह पर परमेष्ठी ने बहुवचन परमेष्ठी होंगे। दूसरी जगह पे हमारा परमेष्ठी सूर्य है, यदि हम समझें तो सूर्य है, क्योंकि सूर्य की शक्ति से हम संचालित हैं। ऐसे सूर्य और भी होंगे। तो नाना सूर्यों का तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, तमाम तैतरीय ब्राह्मण और तैतरीय आरण्यक में आप पढ़ेंगे देखेंगे तो बहुत वर्णन मिलता है। उस पर अलग से शोध पत्र जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उन्हें लिखना चाहिए। और केवल दर्शन जो है, षड दर्शन, उनकी सीमा में आपको सीमित नहीं रहना है, क्योंकि षड दर्शन वाद है। तो वाद से तो ज्ञान मिलता है, पर वो ज्ञान वाद के संदर्भ में होगा, उसके पहले का विज्ञान कहाँ। यदि आप 6 दर्शनों की सीमा में सीमित रह जाएंगे तो 6 दर्शनों के पहले और 6 दर्शनों के बाद तो बहुत बड़ा विश्व था। लेकिन इसके पीछे मैं समझता हूँ कि अंग्रेजों की एक साजिश थी। जब उन्होंने हमारे यहाँ संस्कृत कॉलेज बनाया है और अमेरिका और कलकत्ता में रॉयल सोसाइटी ऑफ बनाई, एशियाटिक सोसाइटी बनाई, तो उन्होंने पाठ्यक्रम को उस समय से ही ऐसे सीमित करना शुरू किया। खुद तो वेदों की व्याख्या करते रहे और उस व्याख्या को हमारे ऊपर आरोपित करते रहे, वो वेद पढ़ते रहे, लेकिन हमारे विद्यार्थियों को की शिक्षा को सीमित कर दिया कि आप अधिकतम समय दर्शन पर लगाएं और दर्शन के तर्क वितर्क पे ही अपने जीवन का अधिकांश समय समाप्त कर दें, शिक्षा का बहुमूल्य। तो आपकी सांस्कृतिक समझ विकसित कब होगी? जो अंग्रेज करते गए और आपको लगा गए षड दर्शनों पर, उपनिषदों पर लगा गए। तो उपनिषदों में जो ज्ञान है, जो वैदिक परंपरा का ज्ञान है, उपनिषदों तक आकर के वो कम हो जाता है। तो उस ज्ञान की दोबारा खोज की जा रही थी, रीडिस्कवरी है। यदि आप पढ़े अथर्ववेद में लगभग सारा ज्ञान सभी उपनिषदों का मिल जाता है ब्रह्म के बारे में, और ब्रह्म के का ज्ञान उपनिषद में हमें बीज में मिलता है कि फल के बीज में है ब्रह्म। वैसे समझो आप, है ना। तो आपको आध्यात्मिक दृष्टि से समझाया जा रहा है, पर ज्ञान को
ये जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, इसके सिद्धि के लिए बार बार ऋषि कह गए हैं कि विज्ञान की सहायता लीजिए। यदि आपको व्यवहारिक दृष्टि से अपने ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को समझना है, तो आपको विज्ञान की विधि का सहारा लेना पड़ेगा। आप देखिए, आप विज्ञान, तैत्तिरीय आरण्यक देखिए, विज्ञान ही भरा हुआ है। इवन आप जो है वेदांत देखिए, विज्ञान से ही ज्ञान है। कोई भी उपनिषद उठाइए आप, विज्ञान से ज्ञान। तो हम उसे कैसे भूलते जा रहे हैं हमारे पाठ्यक्रम में, कि जब हम कहते हैं कि हमारा जहां धर्म समाप्त हो, जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां धर्म की शुरुआत होती है, गलत है। हमारे ग्रंथ इस बात को नहीं कहते। और मैं जानता हूं कि मैं शायद आप लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, पर मैं असहमत होने का रिस्क उठा करके इस बात को कह रहा हूं कि आप असहमत होइए और फिर तैत्तिरीय आरण्यक जाकर, तैत्तिरीय उपनिषद जाकर के उसके 15-20 पृष्ठ पलटाइए, तो फिर देखिए वो क्या कह गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, जो ये चीज हम देख रहे थे, इसमें बड़ा, ये आपके यहाँ का मान मंदिर है, वाराणसी का मान मंदिर है, उसकी फोटो है। ये मान मंदिर जो है, ये भारत की सबसे प्राचीन वेधशालाओं में से एक है, जीवित, जो बनाई गई। और ये क्यों प्राचीन मैं कह रहा हूं, कि ये फ्लोर में है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बना हुआ है। अब कितने लोग गए देखने? आप लोग गए हुए हैं ना? तो ऊपर वाले फ्लोर पे है, नीचे कुछ और है बिल्डिंग। तो रिनोवेट किया गया है, और रिनोवेट करने के बाद में, तो जब रिनोवेशन हुआ है, ये राजा मान सिंह के द्वारा हुआ होगा, इसलिए इसका नाम मान मंदिर है। लेकिन जो पहले का कंस्ट्रक्शन है, यदि उसे भी लगाएं तो उसको आप डिस्काउंट तो नहीं करेंगे ना, उसको लेकर चलेंगे। तो इसके बारे में इंटरनेशनल टाइम मैगजीन में तमाम इसके, अच्छा इसमें शायद मान मंदिर का मैंने नहीं जिक्र किया, नीचे लिखा हुआ, ओके। जीन फिलियोजेट ने इस पर लिखा, मान मंदिर के बारे में लिखा। और उसने क्या लिखा है कि जब यूरोप में एस्ट्रोनॉमी डेवलप हो रही थी, एस्ट्रोनॉमी का जो मॉडर्न डेवलपमेंट है, ये जब एप्लीकेबल नहीं हुआ था, तब तक यूरोप के लोग भारत की एस्ट्रोनॉमी का यूज कर रहे थे। और ये फ्रांसीसी एस्ट्रोनॉमर है। देखिए, इतिहासकारों की एक अलग कैटेगरी होती है, हिस्टोरियंस ऑफ साइंस। तो जो साइंस के हिस्टोरियंस हैं, उनको हमें अपने पाठ्यक्रमों में स्थान देना चाहिए। तो जीन फिलियोजेट 1940 के आसपास से लिख रहा था, 62 में लिखा, 65 में लिखा, 67 में लिखा, फिर 71 में हमारे एक प्रोफेसर थे, अमेरिका में रहते थे, उन्होंने इसको टाइम में, और उसके बाद क्या होती है, एक दूसरे जर्नल में, उन सब जगह में आपके मान मंदिर के बारे में लिखा। वो बड़े मुश्किल से मुझे उनके पेपर्स मिले, वो पेपर आप शेयर कर सकते हैं। तो आपके पास विरासत है, काशी में वो विरासत छुपी हुई है, जहां से काल गणना को यूरोपियन काल गणना को एक आधार मिलता है। यहाँ कौन कौन से यात्री आए, जहां यहाँ के मान मंदिर में किस तरह से स्टडी की गई है। फिर यूरोपियन कैलेंडर जाके मॉडर्न होता है, क्योंकि उनका कैलेंडर तो आज तक, ये जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकली गलत कैलेंडर है, अंग्रेजी वाला कैलेंडर आज भी गलत है, और तब भी गलत था। तो एक समय ऐसा आया कि उनके साल में 240 दिन हुए, 1600-1700 के बीच, फिर 400 दिन भी हुए कुछ वर्षों के दौरान। तो यदि आप पढ़ेंगे वहां का इतिहास, तो आपको बड़ा अजूबा आएगा। मैंने कुछ लिखा है अपने इस पेपर में, जो जहां से फोटो ली है, देखेंगे आप। एनीवे, अब हम अपने विषय पर आते हैं। कंपैरेटिव बात करता हूं मैं, तो कंपैरेटिव बात यहाँ पे है कि साल में 12 महीने हैं, 12 चक्र हैं। ये हमारी ऋषियों की दृष्टि में जब समय का मापन होगा तो 12 महीने हैं। तो 12 मंथ का कंसेप्ट एक चक्र है, चक्र में 12 महीने हैं। ये कंसेप्ट भी यूरोप में डेवलप नहीं हुआ, ये एक कंसेप्ट भी डेवलप नहीं हुआ। यूरोपियंस क्या कर रहे हैं कि भारत ने ये ज्ञान कहां से लिया, मेसोपोटामिया, बेबीलोनियन, सुमेरियन संस्कृति से लिया। और त्रिपाठी जी, प्रोफेसर तिवारी जी थे, मैं उनके सामने बात करना चाह रहा था। दोनों में अंतर है, हमारे और उनमें, सुमेरियन में क्या अंतर है, और वो अंतर एक शब्द का है ज्योतिष के संबंध में, और उस शब्द से इतिहास लिखा और बदला जा सकता है क्या। उनकी जो काल गणना है वो 6 पर बेस्ड है, 6 पर, 660 है ना, इस पर है। लेकिन उनकी लैंग्वेज में 6 के लिए 6 ही शब्द है। 6 के लिए षट जो हमारा होता है ना,
वही शब्द है। तो यदि उनकी कालगणना भारत आ रही है तो उनका शब्द हमारे पास आएगा उनके मूल आधार को डिनोट करने के लिए। लेकिन गया क्या है? संस्कृत का शब्द गया है बेबीलोनियन एस्ट्रोनॉमी के बेस पे, क्योंकि हम 12 और 10 हमारी दशमलव पद्धति थी, डेसिमल सिस्टम था, 12 के आधार पर हमारी गणना हो रही है, वो 6 को लेके बैठे हैं। तो 6 भी उन्होंने हमसे लिया हुआ है। इसलिए हिस्ट्री के साथ में लिंग्विस्टिक्स हमें थोड़ी सी ऐड करनी चाहिए, तभी आप कंप्लीट हो पाते हैं और फिर अकाट्य बन जाते हैं, है ना। उनका 1 2 3 हमसे अलग, 8 9 10 अलग, 6 हमारा है। पर मुझे काफी समय हो रहा था तो शायद वो मैंने दिखाना भूल गया हूं आपको। अब हम आगे बात करें, मूल विषय पर आ जाते हैं और 10 आई थिंक 5-6 स्लाइड्स में इस मूल विषय करेंगे। देखिए 3 बातों को हमें समझना है। 3 बातें, हमारे पास 3 तरह के कालगणनाओं के सिस्टम हैं, 3 तरह की युग व्यवस्था है, 3 तरह के संवत्सर हैं और तीनों में विभिन्नताएं हैं। उन विभिन्नताओं को हमें जान करके फिर हमें अपना वैदिक पथ जो है उसे एक्सेप्ट स्वीकार करना है। एक कालगणना आप जानते हैं युगों की, कल युग, द्वापर युग, त्रेता युग, कृत युग, सतयुग, लेकिन यही एकमात्र कालगणना वैदिक युग में नहीं थी, है ना। एक है जो आप तमाम वेदों में पाएंगे, वो पंचवर्षीय युग है और उसका हमें पंचांग का ग्रंथ अवेलेबल है हमारे पास है, लगध का वेदांग ज्योतिष, पंचवर्षीय युग है। आपको पता होगा, कितने लोगों को पता है विद्यार्थियों में? बस आप लोगों को नहीं? तो 5 years युगा सिस्टम वाज प्रिवेलेंट इन इंडिया फॉर ए गुड लेंथ ऑफ टाइम, है ना। लगध का जो पंचवर्षीय युग सिस्टम है वो था। उसके बाद क्योंकि हमारे ऋषि बहुत थे, कल हम बात कर रहे थे 414 ऋषि थे और हर ऋषि प्रगतिशील होता है। वो एक विद्यार्थी अपना, उसको मैंने काम दिया हुआ तो दिख नहीं रहा है, तो कि आप पाणिनि की धातुओं से गति की धातुएं निकालो और देखें हम कितने प्रगतिशील थे, पता लग जाएगा। तो उसने बहुत काम किया बेचारे ने, 4-5 दिनों शायद पूरा कंप्लीट हो गया होगा। तो कितनी धातुएं हैं जितनी उसने हमें दिखाई थी? 187 रूट्स ओनली फॉर दी मूवमेंट, द प्रोग्रेस। गति में प्रगति भी जोड़ दें तो, है ना। और ज्यादा है तो शायद कंप्लीट कर लिया होगा, कल उसे देखेंगे क्या किया हुआ है। इससे क्या पता लगता है कि यदि 100 200 रूट्स, और रूट्स जब शब्द बनेंगे तो कितने हजार लाख हो जाएंगे। तो यदि आपके 1770 धातुएं है ना कुल, तो उसमें से 200 धातुएं यदि करीब हमारी गति को 4000 धातुएं, ओके 3700, हाँ आप बताएंगे। खैर एनीवे, अच्छा तो उसमें 200 की अभी मैंने टैली नहीं किया, तो 200 के आसपास धातुएं यदि गति कर हैं और उसमें ज्ञान और विज्ञान की आप जोड़ देंगे तो फिर एक पिक्चर बन जाएगी। तो काम शुरू किया था वो वैदिक विज्ञान केंद्र का ही, आपकी ही निधि है, वो मैंने शुरू किया, वो कंप्लीट होगी, वो एक बहुत बड़ा रिसर्च पेपर बनेगा, क्योंकि तब आप संस्कृत की श्रेष्ठता को विश्व स्तर पर स्थापित कर देंगे। जब हम एक चित्र प्रस्तुत करेंगे तो स्थापित होगी। तो हम क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, तो अलग अलग ऋषि थे, 414 ऋषि थे एक अनुक्रमणिका के अनुसार। लेकिन आपकी लाइब्रेरी में मुझे दूसरी अनुक्रमणिका मिली जो मैं बहुत दिनों से तलाश कर रहा था, विश्वबंधु की, उसमें करीब 600 ऋषि हैं, 600 कुछ, और मैंने दोनों को टैली नहीं किया है कि दोनों अनुक्रमणिका ऋषियों में इतना अंतर क्यों है। तो यदि हम कहें तो 600 ऋषि थे और हर ऋषि अपने आप में एक संस्था था। तो हमारे ऋषियों ने कई तरह से संवत्सर सिस्टम को देखा और कई बिंदुओं से उसकी शुरुआत की। विविधता इसलिए रही क्योंकि बहुत से ऋषि कार्य कर रहे थे। तो इसमें जो प्रमुख नेतृत्व किया उनमें वशिष्ठ है। वशिष्ठ का 7वें मंडल में जो मैंने एक यहाँ मंत्र किया है 7-103-9 मंडूक सूक्त में आएगा क्या ये? हाँ, ये कह रहे हैं कि संवत्सर को आपको सुरक्षित रखना है। जो संवत्सर की माप है, जो मेजरमेंट है, उसको आपको इंटीग्रेटेड इंटैक्ट रखना है। तब उन्होंने संवत्सर को मापना, मेजरमेंट करना, ईयर लेंथ को मेजर करना शुरू कर दिया था। और वशिष्ठ ने इस बात को अनुभव किया कि इस नाप को आपको, इंटेग्रिटी आपको मेंटेन करनी है,
हमारी परंपरा में। इसलिए वशिष्ठ, तो आपको याद रखना है द वशिष्ठा संवत्सर ऑफ समर सोल्स्टिस। ये सोल्स्टिस मैंने अंग्रेजी में लिखा क्योंकि जल्दी हमने कॉपी कर लिया अपने एक था एक आर्टिकल मेरा अंग्रेजी हिंदी नहीं कर पाया, हिंदी करने में बड़ा समय जा रहा था। तो समर सोल्स्टिस क्या होता है? विषुआ। विषुआ आप जानते हैं संस्कृत वाले बच्चे? बताइए क्या होता है विषु? रेखा होती है। अच्छा ठीक है। विषु क्या होता है? वो समय होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, है ना? वही बताया ना। हाँ, तो जब दिन और रात बराबर होंगे तो विषु का ज्ञान हमें ऋग्वेद में हो चुका था और वशिष्ठ को ये मालूम था। तो अब कैसे निकालें? ऐतिहासिकता आप कैसे स्थापित करेंगे? जब मंत्र के ऋषि को आप याद रखेंगे कि किस ऋषि ने क्या कहा है, तब आपको उसका योगदान स्पष्ट हो जाएगा, तब वहां से हिस्ट्री खड़ी होगी। यदि हम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों को नंबर से रिफर करते रहेंगे, जो अभी आज तक की हमारी सिस्टम है, जो अंग्रेजों ने हमें सिखाया है कि 1.13.4 ऋग्वेद 1.13.4 करेंगे, तब तक हम अपना ऋषियों का इतिहास स्थापित नहीं करेंगे। तो मेरा ये प्रयास रहता है हर जगह कि हम ऋषियों के नाम के साथ उनकी खोज को याद कराएं आपको, है ना? तो आप समझें, आप कहें ये ऋषि का कथन है, कोट करिए, है ना? ये इस ऋषि का कथन है, ये इस ऋषि ने हमें दिया, ये उस ऋषि ने दिया, भृगु ने दिया, ये दूसरे ने दिया, इस तरीके से। तो ये उन्होंने कहा कि ईयर has been understood to talk first about samvatsar that has its beginning in the summer solstice। कह रहे हैं कि जब इस बहुत तेज धूप हो रही है, बहुत तेज गर्मी है, हाईएस्ट पीक पर चला गया है सूरज, तब इन्होंने अपना संवत्सर स्टार्ट किया। एक तो विषु था, नहीं, एक संपात था, दूसरा विषु था। संपात है ना, दो होते हैं। संपात क्या होता है? अच्छा, आप लोग ज्योतिष के विद्यार्थी नहीं हैं आप में से? नहीं? अच्छा ठीक है। तो जो मैं कहता हूं फिर उसको हम साधारण सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, उस टेक्निकल लैंग्वेज पे यूज नहीं करेंगे आप। तो जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है, हाईएस्ट पीक कब होती है गर्मी? जून में पड़ती है, 20 और 21 जून के आसपास पड़ती है। तो वो कहें कि जिस दिन बहुत लंबे समय तक सूरज चमकता है और बहुत तेज गर्मी पड़ती है, जब भी आज भी होता है, वो क्या नवतपा कहते हैं आप लोग, उसी के आसपास होता है। अब थोड़ा स्थिति आगे पीछे हो गई है, पर उसी के दौरान होता है। तो उस समय से उन्होंने अपना संवत्सर शुरू किया। अब इसकी पुष्टि कैसे होगी? पुष्टि दूसरे ऋषि से हो जाती है। दूसरे ऋषि हमारे सुनासेप अजीगर्त, इन्होंने उसको कोरबरेट कर दिया जो वशिष्ठ ने कहा। इन्होंने कहा कि ये ऐसा दिन है, एक कल्पना की उन्होंने, और इस कल्पना में आपको एक और दूसरी हिस्ट्री है। अजीगर्त ने कहा कि आकाश में एक स्तूप है। अब स्तूप तो बुद्धों से जुड़ा हुआ है ना? बौद्ध धर्म के साथ में जुड़ गया हमारा स्तूप। तो क्या बौद्ध धर्म के पहले स्तूप नहीं था? बन रहा था, है ना? ये आपके सामने में प्रमाण है, स्तूप थे। तो स्तूप का आकार कहते हैं ये कि वनस्य ऊर्ध्वम स्तूपम, आकाश में एक स्तूप बनता है। ऐसा उन्होंने बिल्कुल विजुअलाइज करके बता दिया। और उस स्तूप के टॉप में क्या है? सूरज है, और उसमें नीचे, और वो बंधा नहीं है। स्तूप जो है ना, किसी तरह से फिजिकली बंधा नहीं किसी के साथ में, वो आकाश में बना हुआ है, लटका हुआ है। अब समझिए किस तरह से वो समझाना चाह रहे हैं अजीगर्त अपने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को। और नीचे की तरफ मतलब उल्टा है, नीची नाम स्थूल ऊपरी, नीचे से ऊपर उसमें एक जो है एक खंभा भी है, स्ट्रेट है। वो बताना चाह रहे हैं कि जो सूरज है वो जहां पर ऋषि है वहां से बिल्कुल स्ट्रेट सर के ऊपर है, और उसकी कल्पना की कि आप स्तूप समझिए और उसके बीचों बीच एक सेंटर समझिए जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये मंत्र में पढ़ा है। इस मंत्र को आप खोज लीजिएगा डिटेल में, तो आपको स्वयं अर्थ समझ में आएगा। तो उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया कि सूरज हमारे बिल्कुल टॉप में है, जो 21 जून को होता है, आप जानते हैं, है ना? तो ये जो सबसे बड़ा दिन है हमारा 21 और 22 जून का, उसका नॉलेज स्पष्ट हो गया। उसका उन्होंने जियोग्राफिकल चित्र बना दिया,
और आपको समझा दिया। ये एक संवत्सर है जो शुरू हो रहा था, ये संवत्सर हमारे वैदिक युग का है। अब हमारे इतिहास की समस्या क्या है? लगध का जो वेदांग ज्योतिष मैंने कहा, वो आप लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी में, ज्योतिष के जो विद्यार्थी होंगे संस्कृत में भी आप पढ़ेंगे। और ज्योतिष के बारे में अपने यहाँ BHU से इतनी बढ़िया किताब छपी है, संस्कृत में है। अब मैं संस्कृत उतनी नहीं जानता हूँ, पर उस किताब को पढ़ के ही मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। 125 रुपए की किताब है। और वो एक बच्ची आती है यहाँ पे, वसुधा, तो वसुधा के पिता के यहाँ भट्टराई है ना, तो आपके यहाँ एक संस्कृत के प्रोफेसर थे, KP भट्टराई मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ नाम है। उन्होंने संस्कृत का साहित्य नहीं, ज्योतिष का साहित्य या भारतीय संस्कृत में ज्योतिष का साहित्य, उसको संस्कृत में नाम से किताब लिखी, चौकम्बा से छपी हुई है। आप पूरे वर्ल्ड में उसके लेवल की कोई दूसरी किताब नहीं पाएंगे। उसका हिंदी में अनुवाद हो जाए, अंग्रेजी में अनुवाद हो जाए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं। उन्होंने 100-125 पृष्ठों में वैदिक काल से लेकर के और आपके आधुनिक 18वीं-19वीं शताब्दी तक का पूरा इतिहास भर दिया संस्कृत में। उसे पढ़िए, उस आपको कहीं आरण्यक नहीं खोजने, कहीं उपनिषद नहीं खोजने, कहीं ब्राह्मण ग्रंथ नहीं खोजने, सब कुछ कंपाइल कर दिया, सबको एक्सप्लेन कर दिया। उसी में मैंने देखा कि हमारे ऋषियों ने तो एक तारे को नाम दिया एक वचन में, तारों के समूह को अलग नाम दिया, फिर तारों के पूरे विक्षेप को उन्होंने, तब जाके नक्षत्र बना। तो ऐसे एक एक चीज का नामकरण ऋषियों ने किया। महाभारत के श्लोक उन्होंने कोट किए हुए हैं। आप बस देखते जाइए और फिर समझते जाइए, देखते जाइए और समझते जाइए। आपको हमारे लेक्चर की जरूरत नहीं, किसी और विद्वान के लेक्चर की जरूरत नहीं। खुद विद्वान बनेंगे, खुद लेक्चर देंगे आप लोग। तो किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो संस्कृत में ही उनका नाम है। भारत, उसका आप संस्कृतिकरण कर लीजिए, मैं हिंदी में बोलूंगा। KP भट्टराई है, ऐसा उनका नाम है ना। हाँ, चौखंबा पब्लिकेशन छपी हुई है यहाँ के चौखंबा से, है ना। आपको कहेंगे कि मुझे यहाँ के BHU के प्रोफेसर की बुक चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज मेरे पास है, मैं आपको देख कर बता दूंगा, है ना। मैं जो भी कह रहा हूँ, हमारे पास लिटरेचर रहता है सारा कुछ। तो क्योंकि हम खतरनाक बात करते हैं कभी कभी ना, तो हमें काउंटर कोई पूछे तो क्या करेंगे, तो अपने टूल्स औजार लेके चलना पड़ता है ना। कोई भी बात जो कही जाएगी वो बात निराधार नहीं होगी। अच्छा, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ समर सोल्स्टिस, मैंने कहा हम विषय से इधर उधर भटके ना। मैंने आपको ये कहा है, आपसे ये निवेदन किया है कि वशिष्ठ ने समर सोल्स्टिस बेस संवत्सर ईयर मेजरमेंट का कंसेप्ट रखा, जिसे अजीगर्थ ने जिसको इंडोज किया, उसका समर्थन किया। ठीक है, ये क्लियर हुआ है। एक बात, वशिष्ठ और अजीगर्थ, है ना, ये दो नाम आप याद रखेंगे। देखिए, सुनासेप, अजीगर्थ। ये सुनासेप वही है आपके क्या घाट है यहाँ पे? हाँ, सुनासेप की कहानी मालूम होगी आपको, नहीं पता है? नहीं मालूम? अरे हरिश्चंद्र घाट की कहानी से जुड़ा है ये ऋषि जो है ना, जुड़े हुए हैं वहां पर। वही सुनासेप है जिसको फिर कोई, उसने ना पिता ले रहे थे ना कोई और ले रहा था, विश्वामित्र ने लिया। उसी ऋषि ने, वो ऋषि बन के उसने इतनी बड़ी बात कही कि उसी ने स्तूप की कल्पना की हवा में। अब आते हैं लगध के ज्योतिष पर, क्योंकि जो हमारा इतिहास है एस्ट्रोनॉमी का, इसमें लगध की ज्योतिष का कनेक्ट वैदिक या वेदांग ज्योतिष से स्थापित नहीं होता। ये है जो भी प्रकाशित लिटरेचर है, इसमें ये बात है कि लगध ने ग्रंथ लिखा वेदांग ज्योतिष, और उस वेदांग ज्योतिष के सूत्र हमें वैदिक साहित्य में उपलब्ध नहीं कराए गए, है ना। ये एक समस्या का बिंदु है, ये एक गैप है। वो गैप अभी नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमने बात की वशिष्ठ की, तो वशिष्ठ ने जो कल्पना की थी, लगध ने उसको मॉडिफाई किया हुआ है। समर सोल्स्टिस वशिष्ठ और अजीगर्थ का, और विंटर सोल्स्टिस लगध का। तो उसने लगध ने क्या किया, समर सोल्स्टिस से शिफ्ट कर दिया विंटर सोल्स्टिस पे। तो एक बड़ा दिन और एक छोटा दिन, अलग अलग समय होते थे उसके, क्योंकि हर साल हमारे ईयर
की जो लिमिट है, जो ईयर की अवधि है, वर्ष की अवधि है, हर वर्ष 20 मिनट छोटी होती जाती है। तो 20 मिनट प्रति वर्ष के हिसाब से करेंगे तो पीछे खिसकता चला जाता है, तो अब अलग दिन हो गया। तो लगद ने विंटर सोल्स्टिस बेस मॉडिफाई कर दिया और उसका मैथमेटिकल मॉडल पूरा पंचांग बना कर दिया हमें, है ना। तो ऋषियों को आजादी है कि वो अपना जो गणित है, अपने ऑब्जर्वेशन फ्री थे वो लोग, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी तो नहीं थी कि डिक्टेटरशिप वाली कि जो वशिष्ठ ने कर दिया वो लगद वही मानेंगे। उन्होंने मॉडिफाई कर दिया और इस पर देखिए सारे खासतौर पे जो यजुर्वेद हैं, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद, उसमें लगद का ही ज्योतिष प्रयोग होता है ना। वही पंच संवत्सरात्मक युग जो है वही चल रहा है। तो लगद को भी हमें मान्यता मिली, लगद को। लेकिन लगद बाद में हुए होंगे, पहले से ये प्रथा होगी। लगद ने उसका पंचांग बनाया, और पंचांग कब बनाया है? वो करीब 1180 ईसा पूर्व। उसकी गणना अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। ये जो 20 मिनट प्रति वर्ष के हिसाब से हम यदि गणना करें वाराहमिहिर की समझ से, क्योंकि वाराहमिहिर ने इसका मार्क कर दिया है, वाराहमिहिर से पीछे जाइए तो आप गणना कर सकते हैं। उस पर गणना की गई है कि केटीएस कुपन्ना शास्त्री ने की, बहुत लोगों ने किया। आप नेट पे कीजिए, सर्च करेंगे लगद का पीरियड तो आपको पूरी गणना मिल जाएगी। वो गणना मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि पहले ही लेट हो चुके थे, और भी लेट हो जाएं, पर आप गणना जो है जरूर इसे सर्च कर लीजिएगा, उपलब्ध है। टीएस कुपन्ना शास्त्री का मैंने थोड़ा सा ये रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर। 1150 1100 से 1370 बीसी, पिंगरी ने इसको 1180 बीसी कहा। तो हम 1100, क्योंकि बीच में एक नक्षत्र की शुरुआत और उसके अंत के बीच के अंशों का थोड़ा सा ये है, उसमें अवकाश हमें मिलता है। उस अवकाश को देखते हुए 1150 से 1370 कितने वर्षों का अंतर होता है? 120 वर्ष, मतलब 2 डिग्री करीब करीब। इतना जो है, इतना गैप रख करके टाइम निकाला गया। लेकिन डेविड पिंगरी आया, उसने 1180 फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया मतलब नहीं कि उसने गणित से फिक्स किया, उसने गणना नहीं की 1180 होगा, उसने एक अपनी तरफ से एक डेट दे दी 1180, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है। जो 1150 से 1370 ईसा पूर्व जो समय है वही समय है। अब देखिए इसको आर्यन माइग्रेशन कल के विषय के संदर्भ में, जब हमारा पंचांग बन गया था, पंचांग हायर मैथमेटिक्स मांगता है। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री डेवलप कर ली, ज्योमेट्री डेवलप कर ली और पंचांग बना लिया कब? 1200 में लिखित में, और इसके पहले से परंपरा चली आ रही होगी कुछ समय पीछे से, तो 300-400-500 वर्ष तो इसको भी लगे होंगे पंचांग बनने में। ठीक है, तो क्या ऋग्वेद उसके बाद में लिखा गया? उसके बाद तो नहीं लिखा जा सकता, तो 1200 ईसा पूर्व तो हो नहीं सकता, है ना। तो इसको चूंकि वेस्टर्न भी मानते हैं, और वो लगद के वेदांग ज्योतिष को ऋग्वेद के कालखंड से जोड़ते नहीं है, तो उन्होंने आपको एक बहुत बड़ा औजार दिया है कि जब भी काल गणना की बात आए या वैदिक युग की बात आए, तो आप शुरुआत करिए कहां से? लगद से शुरुआत करिए, क्योंकि लगद की जो गणना है, लगद का ये टाइमिंग है, वो डिस्प्यूटेड नहीं है, डिस्प्यूटेड नहीं है, लगद यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो 1200 में पंचांग बन रहा है, और लगद के पंचांग का रेफरेंस ऋग्वेद में नहीं है, ऋग्वेद क्योंकि पीछे लिखा गया है, तो ऐसे ही कट जाती बातें। तो आपको ऐसे थोड़ा तार्किक निकालनी पड़ेंगी बातें। वेदांग ज्योतिष में श्राविष्ठा से नक्षत्र से शुरुआत होती है। जब श्राविष्ठा नक्षत्र के दिन सूर्य श्राविष्ठा नक्षत्र पर आता है, तब इसकी शुरुआत होती है। और पंच सिद्धांतिका में जो लिखा हुआ है वाराहमिहिर ने, ये पुनर्वसु नक्षत्र का लिखा है। तो पुनर्वसु नक्षत्र से बैक कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये 1180 से लेके 1320 तक का जो समय है, ये समय आ जाता है। बहुत आसान है। कभी समय मिलेगा तो मैं फिर यहाँ पर बोर्ड में आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते। बड़ा आसान है। वैसे हम तो होली और दिवाली तक की भी गणना कर रहे हैं कि कब शुरुआत हुई होगी इसकी। इसके जो रेफरेंसेस हमारे त्योहारों के मिल जाते हैं पुराणों में, उसमें उसके आधार पर पीछे का चित्र बनाया जा सकता है। अब ये मुख्य बात पर आते हैं, इसके लिए मैं प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी की उपस्थिति चाहता था, पर आप लोग यदि हिस्ट्री से कोई है तो उस बात को ध्यान दें।
तो हमने दो तरह के युगों की बात की, एक तो वैदिक वशिष्ठ और अजीगर्त का संवत्सर, दूसरा हमने लगत का संवत्सर, और तीसरे संवत्सर से आप परिचित हैं, बड़े बड़े युगों का संवत्सर, है ना। लेकिन यदि आप मत्स्य पुराण पढ़ें, और यहां तक कि आप जो भी हम अथर्ववेद के भृगु के मंत्र भी कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कवि और विपश्चित देखते हैं इसको, धार्मिक जो काल गणना है वो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, पर वो हमारे ब्रह्म या पूजा की कल्पना का धार्मिक अंग नहीं है, वो विज्ञान का पक्ष है। समझ रहे आप, विज्ञान का पक्ष है, वो धर्म का, आत्मा का पक्ष नहीं है। समन्वय स्थापित किया गया है, 360 डिग्री 360 हस्तियां, यज्ञों से समन्वय स्थापित किया गया, पर वो विज्ञान से प्राप्त है। समझे हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए अलग अलग मत हमें मिल रहे हैं, और उन मतों को के बीच में हम समन्वय करेंगे, फिर यहीं से हम नया रास्ता निकालेंगे। तो यदि हमने जो बड़े युग है, महायुग हैं, उन बड़े युगों को ही अपने धर्म का पर्याय बना लिया, जो कि मत्स्य पुराण में नहीं है। वो कहता है, वो मत्स्य पुराण में जो आप देखेंगे, जहां पे ऋषियों, जहां पे युगों की बात आती, तो वो कहते हैं कि ऐसे विद्वत लोग कहते हैं, रिफर किया गया है उन लोगों को जो उस समय ज्योतिष पर कार्य कर रहे होंगे, जिनका नाम नहीं है, पर उनको रिफर करके कहा जा रहा है कि ये जो ज्ञानी जन है, ज्योतिष के जो ज्ञानी हैं, उनके अनुसार कहा, उसे हमारे पुराणों में स्थान दिया गया है। लेकिन समय के साथ चूंकि हम अपने मूल श्लोकों को नहीं पढ़ते, सेकेंडरी सोर्सेस से पढ़ रहे हैं, तब हम हमारे धर्म के युग हुए, वो हमारा ज्ञान विज्ञान का आयाम, डायमेंशन इतना बड़ा था कि एक दिन भारत में उन महायुगों के कंसेप्ट का डेवलपमेंट हुआ जो सृष्टि युग के संदर्भ में है, कि ये सृष्टि कब शुरू होती है, और उसके संदर्भ में ये कल्प का विकास हुआ, कल्प की अवधारणा का, मनवंतरों की अवधारणा का विकास हुआ। फिर बड़े जो युग थे, पंचवर्षीय युग, इन युगों को, डायमेंशन को बड़ा किया गया उसी अनुपात में, और उनको एडजस्ट करके ये बड़े युग बनाए गए। ये एक वैज्ञानिक सत्य है। इससे यदि हम अलग रहेंगे, तो जब भी हमें वैदिक युग के युगों की बात आएगी, तो आप उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि दोनों में विरोध है। लेकिन दोनों में विरोध नहीं है, पंचवर्षीय युगों को ही इस सामंजस्य स्थापित करके केवल उसे बड़ा कर दिया गया है, उसी काल गणना को। हाँ, उसको मैं बहुत समय लगेगा, डिटेल लगेगा, मुझे आधे घंटे और लगेंगे, तो उसको मुझे आपको बोर्ड में समझाना पड़ेगा पेन लेकर के, तो वो कभी होगा तो उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे 5 वर्ष के युग जो है फिर बड़े। अच्छा, ये कब हुआ, इसका भी हमारे पास इतिहास है, वो आप जान लें। ये हुआ सौनक ऋषि के आश्रम में, जो कहाँ है, नैमिषारण्य में। सौनक ऋषि का एक ग्रंथ है बृहद देवता, देखा आपने, है ना। बृहद देवता में पहली बार देवताओं के युग का, जो कि 1000 गुना बड़ा है मनुष्यों के युग से, 1000 गुना, ये वर्णन आता है बृहद देवता में। हाँ, तो वहां पर सबसे पहली बात, ये डायमेंशन बड़ा करके, छोटे से बड़ा करके, विस्तार दे करके एक दृष्टि देने का सूत्र प्राप्त होता है। इन बड़े बड़े युगों का, चतुर्युगों का हमारे वैदिक संस्कृति में, मतलब मूल वैदिक युग परिप्रेक्ष्य में इनका रेफरेंस नहीं है। क्या रेफरेंस मिलेगा आपको, ये कली, द्वापर, कृत, ये मिलेंगे, लेकिन ये पासे हैं, है ना, तो पासे हैं, लेकिन पैमाना वही है, 1 2 3 4। जो पैमाना था उसके पीछे भी एक फिलॉसफी छुपी हुई है कि यदि आप श्रम से धन का उत्पादन नहीं करेंगे, तो आपकी संस्कृति का क्षय होगा। तो इसलिए उस तरह से नाम शायद दिए गए होंगे। अदरवाइज वो शकुनी को कृतहस्त, भगवान विष्णु की का जो वो है विशेषण है, वो शकुनी को भी एक जगह लिखा हुआ है महाभारत में है कि वो कृतहस्त है, क्योंकि वो जीतता ही है, 4 नंबर का पांसा फेंकता है और जीत जाता है, तो उसकी बड़ाई करने के लिए कृतहस्त कर दिया, प्रशंसा करने के लिए। हाँ, तो खैर उधर ना जाए, मैं ये कह रहा हूं कि 3 तरह के युग भारत में निर्मित हुए। पहले जो वशिष्ठ अजीगर्त का हुआ,
फिर लगध का है, और फिर तीसरे ये महायुग है, जो कि संभवतः यदि बृहद देवता का जो रेफरेंस मैंने आपको बताया उस पर हम विचार करेंगे तो शौनक ऋषि के नैमिषारण्य के आश्रम में, क्योंकि वहीं पर लोमहर्षण ने पुराणों की कथा को बहुत लंबी असेंबली में सुनाया था, हजारों लोगों की असेंबली में, और वहीं इसकी कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। क्योंकि हमारे पहले कुलपति हैं शौनक, ये तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट कुलपति, और उसकी ऐतिहासिकता पुष्ट होती है बृहद देवता। उन्होंने वेदों की बहुत सारी अनुक्रमणिका दिखाई हैं, तो महायुगों के लिए का एक रेफरेंस पॉइंट मिलता। उसके पहले सतयुग त्रेता युग का हमें उस गणना पर, उस विशाल गणना का कोई उद्धरण, कोई नाम लेस चिन्ह हमें नहीं मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो केवल हम अपनी परंपरा को इन महायुगों से न जोड़ें, हमें और भी जो युग, जो प्राचीनतम युग है, इस महायुगों के पहले जो थे, जो ऋषियों ने हमें दिए, हमें उनके प्रति भी श्रद्धा और उनको भी हमें स्वीकार करना होगा। ये बात मैं आपसे कहना चाहता था। अब आर्कियोलॉजी, इसके बाद आ जाएं तो वायु पुराण में ये हमें मंत्र मिलते हैं जो मैंने आपके सामने में रखा हुआ, और ये आर्कियोलॉजी को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्टैब्लिश करता है। ये चौथे प्रकार का युग है, क्योंकि जो हमारे महायुग है वो भी, उसमें जो पैमानों का अंतर है, मनुष्य का युग, हमारा ईयर, और हमसे 1000 गुना बड़ा, हमारे 1000 दिन मिलकर के देवताओं का एक दिन, हमारे 1000 युग मिलकर के उनका एक युग, इस तरह का 1000 टाइम्स का डिफरेंस है। हाँ, तो उसके पहले जब ये चारों तरह के कंसेप्ट बन रहे होंगे, जब चतुर्युग बने होंगे, तो मूल रूप क्या है? वो मूल रूप हमारी परंपरा में सुरक्षित रह गया है वायु पुराण में और मत्स्य पुराण में। ये मैंने मत्स्य पुराण का श्लोक लिखा, मैं बार बार वायु पुराण कह रहा था। वायु पुराण और मत्स्य पुराण दोनों में ये हमें मिलता है। ये क्या कहता है कि त्रेता युग मुखे यज्ञासीत, त्रेता युग जब शुरू हुआ तब यज्ञ शुरू हुए, औषधियां उत्पन्न हुई और कृषि कर्म स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर। अभी आप उसकी ड्यूरेशन को छोड़ दें, अब हम आर्कियोलॉजी को और युगों की परिभाषा को करीब लाते हैं, और हम मेरे द्वारा तो बनाया नहीं गया है ना, ये है हमारे पास। और जिस दिन ये मुझे मिला था मत्स्य पुराण में, और मत्स्य पुराण में आपको उसकी फोटोकॉपी लेकर के आपको अलग से दिखा दें पूरा चैप्टर, पर मत्स्य पुराण हमारी लाइब्रेरी में नहीं है वैदिक विज्ञान केंद्र की, नहीं तो दिखा दिए होते सारा कुछ। तो ये मेरे पास रह गया था मोबाइल में, वही मोबाइल की फोटो है आपके पास। तो औषधियां उत्पन्न हुई, मतलब देखिए कि जब आइस एज था, तब आइस एज में हमारे उत्तर भारत में गंगा के मैदान में बड़े बड़े पेड़ नहीं थे, बड़े बड़े जंगल नहीं थे, यहाँ पर छोटे पौधे होते थे। ये आप देखेंगे आम के बड़े पेड़ ये नहीं होते थे, आइस एज में हो नहीं सकते थे। तो ये जो छोटे पौधे हुए वो औषधियां हैं। औषधियां क्या, जिनमें फल लगते हैं, झड़ जाते हैं, वो औषधियां हैं। अभी औषधियों को आप दवा मत समझिए, है ना। औषधियों की वो परिभाषा हम लेंगे जो मनुस्मृति में और उसके पीछे दूसरे वैदिक साहित्य में दी गई है। वो कहते हैं कि 1 वर्षी जिनका जीवन होगा, उस पाए फल लगे और झड़ गए, वो औषधियों में आए। तो इस तरह के जो पौधों की जो या वनस्पति की जो कैटेगरी, वनस्पति फिर दूसरी है, वनस्पति में लकड़ी आ गई, औषधियों के बाद में वनस्पतियों का विकास हुआ। तो जब औषधियां तैयार हुई, वो कौन सी अवस्था हो सकती है? ये पीरियड हम आर्कियोलॉजी देखेंगे तो आइस एज एंड होगी, और होलोसीन का जो पीरियड है, आइस एज का अंतिम समय जब आ रहा है, तब ये औषधियां तैयार हो रही हैं, तब ये इन्वायरमेंट तैयार हो रहा है, तब एग्रीकल्चर हो रही है। आपके क्षेत्र में जो पॉलन एनालिसिस हुई है बहुत जगह पे, ये पॉलन एनालिसिस 14,000-15,000 BC को, ईसा पूर्व के समय को इंडिकेट करती है जितनी है। और एक और कहते हैं फाइटोलिथ, क्या कहते हैं आप बताएंगे सर? हाँ, तो ये फाइटोलिथ की जो भी एनालिसिस हुई है चौपनी मंडो वगैरह में, सब 15,000, 16,000, 14,000 इस समय रेखा को रिफर कर रही है। वही पीरियड है जब औषधियां और वनस्पतियां यहाँ बहुत मात्रा में तैयार हो रही थी। तब ये कह रहे हैं त्रेता कब होता है? त्रेता जब यज्ञ हुए, यज्ञ के लिए हमें औषधियां चाहिए, वनस्पति चाहिए, यज्ञ के साथ कृषि चाहिए, नहीं तो फिर यव कहाँ मिलेगा?
यव मतलब समझते हैं जौ, है ना? आपको जौ चाहिए हवन करने के लिए, जब जौ नहीं होगा तो फिर त्रेता कहाँ होगा? तो इतना सटीक इन्होंने आपस में इंटीग्रेट किया हुआ है आर्कियोलॉजी को और युग सिस्टम को कि त्रेता, और ये भी दिखाया कि हमारे पास में कृत युग का इतिहास उपलब्ध नहीं है। इसी मत्स्य पुराण में कहते हैं कि कृत युग में मनुष्य का कोई इतिहास नहीं था, क्योंकि संस्कृति कहाँ थी? तब नदियों के किनारे और गुफाओं में थी। तो केव गुफाओं में जो गुफा मनुष्य रह रहा था वो पुष्ट होता है, उसके बाद में एग्रीकल्चर करने के लिए बाहर आता है, गांव बसते हैं त्रेता में, नगर नहीं, गांव बसे, कृषि उत्पादित हुई, औषधियां हुई, यज्ञ शुरू हुआ। ये 4 विशेषताएं त्रेता की हैं, और ये त्रेता आइस एज के इंड से हमें मिलता है। उसके पहले का कृत युग, क्योंकि तब व्यापार नहीं था, तब धर्म का क्षय नहीं था, सब लोग जो भी जड़, पेड़ों की जड़ वगैरह होती, कंदमूल, है ना, मूल खाते थे, या तो शिकार करते थे, है ना? तो शिकार करने का भी हमारे ग्रंथों में कहीं कहीं पर उदाहरण आता है। अभी हम लोग शाकाहारी हो गए हैं क्योंकि हम सभ्य हो गए हैं, हमने शिकार करना बंद कर दिया है, तो हमें लगता है कि जो लोग मांसाहारी हैं या शिकार कर रहे हैं तो हम उसको अधार्मिक समझते हैं, पर वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। हमने क्रमशः सभ्यता के साथ हमने मांसाहार करना बंद किया है। हमने समझा कि जब हम लोग शाकाहार कर सकते हैं, बिना किसी की किलिंग के अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, तो हम क्यों किलिंग करें? तो वो हमारी विकास का, हमारी श्रेष्ठता का प्रतीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब कृषि नहीं थी तब क्या करते रहे होंगे, है ना? तो इस तरीके से आप रखें अपनी बातों को, और यही सत्य है, क्योंकि यही लिखा हुआ मिल रहा है। तब जो है कोई भी मतवाद का हो, कोई भी लेफ्ट हो, राइट हो, यूरोपियन हो, कोई भी हो, आप सबको आराम से जीत सकते हैं, जो आपके पास रेफरेंसेस हैं। तो त्रेता हो गया, प्रतिष्ठितायाम वार्ता में लिखा ग्राम बने। इसके बाद पूर्व बनते हैं, वर्णाश्रम आता है। जब श्रम का डिवीजन ऑफ द लेबर स्टार्ट हो जाता है, तब वर्णाश्रम, और ये द्वापर युग, त्रेता युग के अंत में ये वर्णाश्रम की व्यवस्था होती है। क्योंकि जब एग्रीकल्चर बहुत बढ़ गई, कुछ लोगों के पास में खेत हुए, कुछ लोगों को खेतों में काम करना पड़ा तब, और जनसंख्या कम थी, और सब लोग जो है वर्ण आश्रम के सब लोग एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए, है ना? ऋग्वेद में एक मंत्र आता है कि वो सब लोग बहुत उसको रिफर करते हैं, 9वें मंडल का पवमान सूक्त का मंत्र है कि उसमें एक जो है वैद्य है, एक ऋषि है, एक परिवार का सदस्य एक वैद्य है, दूसरा श्रमिक है, और वो जो घर की जो कन्या है वो कपड़े बुन रही है। तो एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय में हैं, है ना? तो वर्ण से परिवार का विभाजन या व्यवस्था का निर्माण इस तरीके से नहीं हुआ था जिस तरीके से हम आज देखते हैं। कई वर्णों के लोग एक ही परिवार में हो सकते थे, वहां से शुरू हुई वर्ण व्यवस्था, आगे किसी भी रूप में विकसित हो गई। हम उसे कभी संतुलित कर सकते हैं, यदि कर पाएंगे तो करेंगे, जो हमारी जहां तक, या नहीं तो आपस में एक अच्छा विचारों का संबंध स्थापित कर सकते हैं, है ना? एक ही स्रोत के सारे लोग हैं, एक ही स्रोत से उठे, उसी में से कोई जनजाति हो गया और कोई ज्यादा सभ्य रहा तो और दूसरे क्लास में रूपांतरित हो गया, पर एक ही सोर्स से भारत के सारे लोग आए। और इसमें के सतपथ ब्राह्मण में इसमें और भी कहानियां लिखी हुई हैं। तो ये द्वापर में पूर्व बनते हैं, त्रेता युग के अंत में जो है हमारा वर्णाश्रम व्यवस्था बनती है, फिर ग्रंथ बनने लगते हैं। ये सब हुआ, फिर इसकी एक संख्या मिल जाती है हमें। ये संख्या मैंने लिखी है, और संस्कृत के विद्यार्थी पढ़ें जरा, ये संख्या क्या कहती है आपको? 63 सहस्त्राणी। ये कह रहे हैं मत्स्य पुराण जब लिखा जा रहा है तब की संख्या है, तब वो लिखने वाले कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति की चारों युगों की अवधि कितनी है? 36,000 वर्ष है। और ये आर्कियोलॉजी और पैलियोंटोलॉजी और जितनी भी हमारी पैलियोग्राफी, जो भी पैलियोलॉजी जो भी हैं, वो सारी इसके साथ में कवर्ड क्या कॉरेस्पॉन्डेंस में है।
संगति में है। विज्ञान जो आधुनिक विज्ञान कह रहा है वही हमारा पुराणों में सुरक्षित एक हिस्सा भी कह रहा है ना, क्योंकि इसमें महायुग भी है। तो महायुगों के बारे में आपको मत्स्य पुराण में देखना है कि जब वो कह रहे हैं कि ये विद्वत जनों द्वारा पाया गया है ना, वो ईश्वर प्रदत्त नहीं है, वो हमने अपनी प्रतिभा से पाया हुआ है। आपको उस रूप से वैज्ञानिक दृष्टि से हमें युगों को समझना है, और वो वैज्ञानिक दृष्टि वही है जो हमारे ग्रंथों में अभी भी सुरक्षित है। तो वहीं से मैंने उठाया। तो इस तरीके से अब यदि हम अपनी मॉडर्न ह्यूमन की कल्पना करें तो जो भी कल्चर पूरे विश्व में है मॉडर्न ह्यूमन की है, हम लोगों की है ना। एनाटॉमी जो होमोसेपियंस कहलाएंगे, तो होमोसेपियंस की जो संस्कृति है उसकी सबसे लंबी कंटिन्यूटी इन एविडेंसेस के आधार पर कहाँ होती है? भारत में होती है, क्योंकि हम कह रहे हैं। इसमें खत्म करते हुए मैं आपको एक जर्मन फिलोसफर है उसकी बात बताना चाहूंगा। उसका नाम है फ्रेडरिक हेगल। वो भारत का बहुत कटु आलोचक मतलब घृणा की सीमा तक हमारी आलोचना करने वाला है हेगल। हाँ, रीजन जो आजकल आप सुनते हैं कि बात होती है कभी कभी लेफ्ट की कम्युनिटी में कि एज ऑफ रीजन, हर चीज का कारण जो है, तो ये रीजन की बात हेगल के पीरियड में हेगल लोग कर रहे थे, लेकिन उस बात को दूसरे लोगों ने, वोल्टेयर ने और इमानुएल कैंट ने, इन्होंने नहीं माना था। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो रीजन पे, हर चीज कारण पर हम नहीं चलते, हम इमोशंस पर भी चलते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग पर भी चलते हैं, हम रीजन की सीमा को लांघ कर भी चलते हैं। कई बार हम घाटे के सौदे भी करते हैं, संबंधों की बात आती है ना। तो हर चीज की कॉस्ट, कीमत जो है केवल अर्थ पैसे के आधार पर नहीं लगाई जाती, उस समय की भी कीमत होती है। जो समय मैंने आपका बहुत पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया थोड़ा अभी। हर चीज की कीमत है, लेकिन कीमत के पैमाने अलग अलग हैं। रीजन इज नॉट द ओनली रीजन। हाँ, तो हेगल ने बड़ी निंदा की। आप उसका ऑनलाइन लिटरेचर अवेलेबल है, पढ़िए। ऐसे ऐसे विशेषण निकाले हैं हमारे अगेंस्ट कि आपको गुस्सा आ जाएगा। मैंने उसकी लिस्ट बनाई है क्या क्या हुआ है। उसने भी कहा कि भारत में लिपि नहीं थी, लिखना नहीं आता था इन लोगों को, और ये लोग तो हाथी या मतलब गणेश जी की पूजा को पता था, इस तरह मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, मूर्तियों में भगवान देखते हैं। जितनी आलोचना आप देख रहे हैं वो हेगल में आपको सब कुछ मिल जाएगी इंडिया के बारे में। और उसके बाद मिलेगा आप में किसमें, हेगल का शिष्य था जिसने कार्ल मार्क्स के लिटरेचर में, दोनों में मिल जाएगा, वही चल रहा है। तो उसका सोर्स पता कर रहा था मैं। तो हेगल ने एक बात कही, एक बात में उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने भी कभी इस पर काम किया था और लाइन छोड़ दी थी, पर मन की बात मन, जब वो आलोचना करता है, पर वो कहता है कि एक बात बहुत विचित्र है भारत के बारे में, और जहां से आपको शुरुआत करनी चाहिए जब आप लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं, तो ओरिजिन पॉइंट है कि आप अंग्रेजी में और हिंदी और संस्कृत इस सब में जब तुलना की जाती है तो क्या कहते हैं, हमारा फादर, पितर और फादर एक जैसे हैं, मदर और मैटर एक जैसे हैं, मातृ मदर मैटर है ना, ब्रदर और भ्राता, इन शब्दों से कहानी बनाई जाती है। और एक कहानी किसने बनाई थी भारत में आने के बाद? विलियम जोन्स ने की थी। लेकिन इनके ऊपर क्या है, जो ऊपर का पॉइंट छूट गया है, हेगल ने उसे इंडिकेट किया। हम वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि विलियम जोन्स को भी भारत ने रिस्पांस नहीं दिया, मान लिया। विलियम जोन्स ने क्या किया, संस्कृत को बराबरी में लाके खड़ा कर दिया, ग्रीक और लैटिन के बराबर खड़ा कर दिया, और कहा कि ज्यादा समृद्ध है। लेकिन हमारी जो प्राचीनता थी उसको समाप्त किया और तात्कालिक प्रतिष्ठा दी। तात्कालिक प्रतिष्ठा के लोभ में हमने अपनी प्राचीनता खोई है। और उसने कहा, आधार बनाया था, और आधा वाक्य उसको हम ध्यान नहीं देते। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल फॉर्म्स, क्रियापद और वाक्य की संरचना के आधार पर कहा। भारत से एक भी संस्कृत का विद्वान नहीं खड़ा हुआ कि जो क्रियापद और संस्कृत के वाक्यों के व्याकरण के आधार पर ग्रीस की लैंग्वेज, ग्रीक और लैटिन, इनकी कंपैरिजन करके विलियम जोन्स को गलत साबित करे।
हमने उसकी परीक्षा भी नहीं की कि जो विलियम जोन्स कह रहा है हाउ एक्यूरेट इज। हम सब लोगों ने, हमारे पूर्ववर्ती विद्वानों ने ये इसी बात से खुश हो गए कि इसने ग्रीक और लैटिन के बराबर संस्कृत को रख दिया है। नमस्ते अस्तु। उतनी बात पर हम सीमित हैं। आज कितने वर्ष हो गए? करीब करीब 250 वर्ष हो गए। 1785 और अभी है 2022, तो लगभग 250 वर्ष से हमारी सोच का दायरा वहीं सीमित है जहां पर विलियम जोन्स छोड़ गया था। और विलियम जोन्स के आसपास थोड़ा पहले ये हेगल हुआ। हेगल ने कहा इस युगों के संदर्भ में, जो एक विचित्र बात है भारत के संदर्भ में, ये है कि भारत में मनु है, भारत की लिटरेचर में मनु है, और वी ऑल्सो बिलोंग टू उनकी कल्चर में। ग्रीक लिटरेचर में आपको लैटिन मिलता है क्या? मेनो, तो उनमें मेनो है, हमारे पास मनु है। फिर इजिप्शियन में भी इस शब्द का दूसरा रूप मिल जाता है उनकी लिटरेचर में, उनकी माइथोलॉजी में, और हमारे यहाँ वो इतिहास पुरुष माइथोलॉजी का पार्ट मनु नहीं है। तो उसको ये आश्चर्य हुआ कि यदि मनु पर ध्यान जब भी जिस दिन भारत का गया, उस दिन जो संस्कृति का क्रेडल है, द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है, वो इंडिया हो जाएगा। क्योंकि मनु का इतिहास कहीं नहीं है, मनु की मेमोरी है पूरे वर्ल्ड में। यूरोप में मनु की मेमोरी है, मैन है वो, मेनस से हो गए मैन, लेकिन वो मेनुस कहाँ है? वो खोया हुआ है, वो मिलता भारत में है, क्योंकि मनु है, मनु की उत्पत्ति है, फिर मनु की वंश परंपरा है, फिर मनु वंश के राजा हैं, सब हमारे यहाँ है। तो वो जो अधूरा इतिहास है यूरोप का, या जो अधूरी स्मृति है यूरोप की, जो अधूरी स्मृति कहाँ की? इजिप्ट की है, वो सब पूरी होती है भारत में, हमारे इतिहास में। हेगल ने इस बात को पकड़ा, मैंने भी पकड़ा, पर मुझे ये देखना था कि पीछे मैं कैसे खोजूं, क्योंकि हमें क्रोनोलॉजी, देखिए हम अपने ज्ञान की जब तक ना पेड़, उसका वृक्ष तैयार नहीं करेंगे, जीनियोलॉजी ऑफ द नॉलेज नहीं डेवलप करेंगे, हम ही आविष्कारक बनेंगे उन आविष्कारकों का जो हमसे पीछे किए जा चुके हैं, तो उस पर हम तो अन्याय भी करेंगे। एक तरफ तो आप जब ईश्वर की पूजा करते हो, संकल्प लेते हो ना, तब आप अपने ऋषियों को स्मरण करते हैं कि भाई ये वाला मंत्र उनका है, उस मंत्र से हम पूजा कर रहे हैं। और उसी वक्त जब ज्ञान के मामले में एक आपके सीनियर प्रोफेसर ने पहले कुछ खोज के रखा है और आप दूसरा पेपर लिखेंगे, तो उसके पेपर को रिफर नहीं करेंगे, उसके नॉलेज को ले लेंगे और उसके रिसोर्सेज जो यूज किए रिसोर्सेज को रिफर कर देंगे, राइट। एक मूल ओरिजिनल रिसोर्सेज से एक आपके प्रोफेसर ने एक कंक्लूजन निकाला, आपने उस पेपर को पढ़ लिया, कंक्लूजन मिल गया, और थोड़े समय बाद जब हम पेपर लिखने जा रहे हैं तो हमने कंक्लूजन को ले लिया और उसके ओरिजिनल रिसोर्सेज को ले, बीच वाले की जो कपलिंग है बीच की प्रोफेसर की हमसे पूर्ववर्ती, उसको हमने कोट नहीं किया, तो हमारी जीनियोलॉजी, नॉलेज की जीनियोलॉजी ब्रेक हो जाती है। और वर्ल्ड जीनियोलॉजी पे चलता है कि इस विचारधारा को पुष्ट करने वाले कितने अधिकारी विद्वान एक के बाद एक हुए हैं। सबको यदि लिपि के कॉन्टेक्स्ट में श्याम जी कृष्ण वर्मा को याद किया जाता, गौरी शंकर ओझा ने श्याम जी कृष्ण वर्मा को रिफर बैक किया होता उनके और फिर गौरी शंकर ओझा को उनके बाद के आने वाले विद्वानों ने रिफर किया होता। फिर हमारे बनारस में बहुत से विद्वान हुए, बता रहे थे लिपि पर किसने लिखा है भारत यहाँ से, राजबली पांडे जी। राजबली पांडे जी ने उन दोनों को बहुत कम, श्याम जी कृष्ण वर्मा को तो नहीं किया, और बहुत जहां पर काम चल ही नहीं सकता था वहीं पर ओझा जी को भी रिफर किया, और आर्गुमेंट्स वही थे। तो कम से कम श्रेय देने की हमें जो हमारी प्रवृत्ति है, हमें इसको छोड़ करके अधिक से अधिक संभव श्रेय देने की जो हमारी वैदिक परंपरा है, जिस दिन हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे उसी दिन से फिर हम विश्व गुरु या हमारी जो कल्चर का जो नरेटिव जो बनना चाहिए उसी दिन से वो तैयार होगा। तो इसलिए आप रिफर करें, जिस भी मुख से आपने नई बात सुनी है उसे कोट करें, उसको आगे बढ़ाएं, फिर आपको आगे वाला, आपको दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ाए तो आपकी जीनियोलॉजी शुरू होगी। नहीं तो फिर हम एक 1700 का आपको रेफरेंस देंगे और फिर एक 1900 का रेफरेंस देंगे, 200 साल का रेफरेंस कहां से लाएंगे जो लोग कोट नहीं करा। तो हेगल हमारा प्रतिस्पर्धी है, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन हेगल को हमें कोट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने मनु के बारे में, ही इज द फर्स्ट यूरोपियन स्कॉलर
ही मेड अ नेगेटिव कमेंट, इस आशंका में ही कहीं इसे इंडियंस पकड़ ना लें। एक विचित्र बात है। और उसके बाद के दूसरे लोगों ने उस बात को नहीं रिफर किया, ना मैक्स मुलर ने किया, ना ही कार्ल मार्क्स ने किया। वो मनु वहीं एक ही आर्टिकल में उठा और वहीं समाप्त हो गया। फिर बाद में हमारे एक बहुत वरिष्ठ हैं, भगवान सिंह जी को यदि आप जानते हो, उन्होंने वैदिक हड़प्पन लिखा है, तो उनके घर जाता था, आया जा करता था। तो वो लिंग्विस्टिक पर उन्होंने किताब लिखी है, भोजपुरी और तमिल दोनों के अंतः संबंध। वो बहुत अच्छी किताब है, बहुत छोटी सी। तो वो शब्दों के माध्यम से इतिहास करते हैं। तो उनसे मेरी चर्चा हो रही। तो वहां पर वहीं पर मुझे विचार आया कि हम ये माता पिता और भाई बहन सुसारम इन सब का तो काम कर रहे हैं, लेकिन हम मनु पर क्यों नहीं जा रहे? इसके पहले तो मनु है, लेकिन तब मुझे स्रोत नहीं पता थी। स्रोत अभी इसी वर्ष पता लगे, तो मैंने आपके साथ साझा किया है। तो देखिए, तो वहां से हम शुरू करेंगे। लिंग्विस्टिक्स हम विलियम जोन्स से भी शुरू नहीं करेंगे, हम हेगल से शुरू करेंगे। विलियम जोन्स को पर आकर के एक उसको माइलस्टोन, एक स्टेज पर आके उसको एक विराम देंगे इस तरीके से। तो आप ये जो युग मैं बताना चाह रहा था, वो इसी मत्स्य पुराण तक लाने और 3 तरह के कैलेंडर, 3 तरह के युगों की कल्पना जो हमारे वैदिक और लेटर वैदिकेज्म की गई, उसे आप समझ सकें, यही मेरा उद्देश्य था। इसकी गणित समझाने का अभी आज संयोग नहीं था, कभी फिर बाद में देखेंगे, या मैं कोई आर्टिकल पब्लिश करूंगा तो उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पर ये जो बोर्ड का काम है, चाक और पेन का काम है कि कैलकुलेट करके दिखा दें, उसको वर्बली कैसे दिखा सकते हैं ज़्यादा, तो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप खुद करिए कि 1 डिग्री 71 ईयर्स, एक अंश जो है 71 वर्ष में जो है हम पीछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स। तो उस बेस पर आप कल्पना गणित करते जाइए कि कितने नक्षत्र पीछे हुए। 13.20 डिग्रीज का 13 मिनट 20 सेकंड का जो है ना, ये हमारा एक नक्षत्र होगा। 1 मिनट का, 1 सेकंड का, 1 मिनट का, 1 डिग्री का आपको पता लग गया है। तो कैलकुलेट करेंगे तो बैक कैलकुलेशन पॉसिबल है। पर एक उदाहरण आपको चाहिए होगा, तो आप देख लीजिए। हाँ, हम्म, हम्म। उसमें देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, अब ये देखना पड़ेगा कि क्या यही संकल्प वैदिक युग में चल रहा था। जो संकल्प हम कर रहे हैं, ये संकल्प तब नहीं था। ये कौन सा कालखंड है? हाँ, ये संकल्प कब निर्मित हो रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा। वही हमारी जीवन रेखा है। तो वो संकल्प जहां तक मैं समझ पाया हूं कि वो शौनक का जो कालखंड है, क्योंकि शौनक के कालखंड तक ऋषियों का कालखंड लगभग समाप्त हो चुका था। आर्ष एक शब्द आता है, आर्ष। तो जो आर्यों की जो नेक्स्ट, ऋषियों की जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो आर्ष है। वो खुद ऋषि नहीं है ना। तो जब जब वो ऋषि मंत्रों को दृष्टिगत करना बंद हो गया था, मंत्रों का निर्माण बंद हो गया था, लेकिन उसकी बहुत इमीडिएट मेमोरी थी। आर्ष परंपरा हुई, उनको ज्ञान था क्योंकि वो देख रहे थे। तो आर्ष परंपरा का भी जब अंतिम समय आता है, जब वो आर्ष भी तिरोहित होता है, तब ये बीच में जो अनुक्रमणिका वगैरह बनती है, शौनक का कालखंड आता है, तब हमारा संकल्प बना होगा। क्योंकि उस संकल्प में हम वैदिक देवताओं के मंत्र कम पाते हैं, हमें अवतारों पर आधारित संकल्प प्राप्त होते हैं, है ना। तो अवतारों की प्रतिष्ठा देवों के रूप में जब स्थापित हुई, वो वैदिक कालखंड के बाद का समय है। उस बीच में ये संकल्प बने, ये सदैव से प्रारंभ से नहीं है। क्योंकि जिनमें जिनमें हम, यदि हम कृष्ण, भगवान कृष्ण से संबंधित संकल्प करें, तो कृष्ण के बाद ही बनेंगे ना। कृष्ण के मंत्र भी कृष्ण के जन्म के बाद ही बनेंगे, उसके पहले तो नहीं बन सकते। ये शब्द थे, राम थे, राम की कल्पना थी, है ना। हाँ हाँ, साइक्लिक नोट है हमारा।
हम्म। अभी ये तो एक विश्वास है, उसको तो आर्कियोलॉजी के सर बताएंगे कि मूर्ति अपने आप कैसे मतलब निकल या बड़ी हो सकती है या निकल सकती। बड़ी हो सकती है कि जमीन नीचे की धंसती चली जाएगी तो मूर्ति बड़ी होती हमें दिखती चली जाएगी ना कंपैरेटिवली, तो उस पर बात की जा सकती है इस तरीके से। एक बात मैं एक लाइन की और करके फिर से समाप्त करूं, क्योंकि समाप्त होने का और मैंने कहा था 15-20 मिनट खत्म कर देंगे तो लगभग डबल हो गया समय। कल्प क्या है ना? कल्प कल्पना बता रही है कि कल्पना से बना हुआ है, लेकिन कल्प क्या है? यहीं के एक ज्योतिषी थे, नाम उनका भूल रहा हूं मैं, कमल नाम याद आएगा तो बताऊंगा। उन्होंने संस्कृत में 17वीं सेंचुरी में किताब लिखी है, उनके हिसाब से जो समझाया और जो मैंने कैलकुलेट किया और फिर बाद में मॉडर्न कैलकुलेशन से टैली किया, तो जो बात होती है कि कल्प क्या होता है, सूर्य जो इस सौर मंडल गैलेक्सी की सर्कल का एक सर्कल का पूरा चक्कर लगाता है, गैलेक्सी का पूरा ब्रह्मांड का पूरा एक चक्कर लगा रहा है, तो ये जो अवधि है वही महायुगों के कल्प की अवधि है, बराबर आता है। और अभी हम किसमें हैं? द्वितीय आर्ध, दूसरे हाफ में, सेकंड हाफ में है, परार्ध में है, तो आधा चक्कर सूर्य लगा चुका है, आधा और लगाना है। तो इसलिए एक कल्प जब पूरा हो जाएगा तो जहां से चले थे वहीं पहुंच जाएंगे। तो सूर्य का हमारी आकाश गंगा का सूर्य द्वारा हमारी आकाश गंगा का लगाया हुआ एक चक्र एक कल्प है। अब इसमें प्रलय होगा कि नहीं होगा कहा नहीं जा सकता, शायद हो, है ना? तो बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन की बहुत समय लगा और मैं तैयार नहीं था आज, हमारी तैयारी करने में थोड़ी सी कमी, क्योंकि दूसरे कामों में समय लग गया था रात तक। ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वस्तुतः बहुत ही ये विषय और कालगणना, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बहुत विराट है, और जिसको आपने तब भी बहुत कम समय में आपने इसको और इसका एक अंश ही आपने प्रस्तुत किया। जो विद्यार्थी यहाँ पर बैठे उनके लिए एक बुक हम रेफर करना चाहेंगे, भारतीय ज्योतिष, शंकर बालकृष्ण दीक्षित की ये पुस्तक है, इसको आप लोग जरूर पढ़िए। भारतीय ज्योतिष, तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बहुत समय व्यतीत हो चुका है, सर का बहुत बहुत आभार इस नाते कि आपने जिन विषयों को छुआ है और जिस तरह से आपने साहित्यिक साक्ष्यों को लिया, पुरातात्विक प्रमाणों को भी टच किया, तो एक आपका बहुत होलिस्टिक अप्रोच है इसको, और थोड़ा हम लोग भी समझने की कोशिश कर रहे थे, किंतु ये कालगणना सचमुच बहुत ही जटिल है। इसमें सूर्य की गति, चंद्र की गति, पृथ्वी की गति सबकी, और आकाश गंगाओं की भी गति है। इसको एक साथ ले आना बहुत मुश्किल है, फिर भी आपने हम लोगों का बहुत ज्ञानवर्धन किया। इसके लिए हमारे ख्याल से इस सभागार में उपस्थित समस्त लोग आपके आभारी होंगे, किंतु वैदिक विज्ञान केंद्र की तरफ से आभार ज्ञापन के लिए मैं प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आप रसायन विभाग में प्रोफेसर हैं सर, आप आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बात है सर, आपने हमें मौका दिया आप इस मंच पर आने का। समय बहुत व्यतीत हो चुका है, इसलिए मैं संवेद रूप से मुख्य रूप से अपनी तरफ से और सभी पूरे वैदिक विज्ञान केंद्र परिवार की तरफ से मुख्य वक्ता ललित मिश्र जी जो दिल्ली से आए हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी यात्रा करके यहाँ आए और समय पूरा दिया। और हमारे अध्यक्ष जी प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी जी जो समय अभाव के कारण अभी हमारे बीच में नहीं हैं, वो यहाँ पर आए, उनको सहृदय धन्यवाद। उपेंद्र त्रिपाठी सर जो इस पूरे संस्थान के कोऑर्डिनेटर हैं और उनकी देखरेख में सारा प्रोग्राम हो रहा है, उनको धन्यवाद। इसके अलावा मुख्य रूप से पूरा वैदिक विज्ञान केंद्र के जो सभी कर्मचारी हैं, पवन मिश्रा जी हैं, कृष्णानंद जी हैं, आप देख रहे हैं कि
हर कार्यक्रम में हर समय पूरे मनोयोग से लगे रहते हैं, उनको सहृदय धन्यवाद। और उपाध्याय जी जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। और सभी छात्र जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और निश्चित रूप से इससे उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, आप सबको सामूहिक रूप से मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।